आखिरकार उनकी मौत हो गई। उनके शरीर नीले सिपाहियों से अलग नहीं थे, बस थोड़े ज़्यादा मजबूत थे। अगर दुश्मन आपको कमज़ोर समझे तो फ़ायदा अपना ही होता है। अपनी बनाई तबाही को देखते हुए ध्रुव के शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। इन 2 बमों ने 2 लाल और 19 नीले सिपाहियों को मार डाला है। पहले ग्रेनेड का भी ऐसा ही असर होना चाहिए। तभी एक और धमाका हुआ। मोर्चे पर तैनात सिपाही पहले धमाके से संभल ही रहे थे कि उन पर दूसरा धमाका हो गया। धड़ाम! अभी 2 और बाकी हैं। धड़ाम धड़ाम! ध्रुव का जाल। साम्राज्य के सिपाही हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। उन्होंने ध्रुव के लिए एक रास्ता खोल दिया और अपना पूरा ध्यान उसके आसपास उड़ रही जादुई तलवारों से बचने पर लगा दिया। लेकिन उनके पास ध्रुव के असली हथियारों को रोकने का कोई तरीका नहीं था। दुश्मन ने अपनी गलती जल्दी ही सुधारने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव दुश्मन की फौज के बीच घुसा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा। उसने सोचा, ये लोग जितना ज्यादा ध्यान मुझ पर देंगे, उतना ही कम ध्यान इनका अपने पैरों पर रहेगा। वह कुछ मीटर तक दौड़ा और जब उसे पक्का हो गया कि वह अपने देश ओड्रिया के सैनिकों से काफ़ी दूर आ चुका है, तो उसने चुपके से अपनी एक अस्थिरता यानी एक तरह का बम में ऊर्जा डाली और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि चारों तरफ चल रहे हमलों के बीच किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। छोटा ग्रेनेड अब एक्टिव था और दुश्मन के इलाके में पड़ा था। 20 सेकंड में तो मैं कुछ और बम भी प्लांट कर दूंगा। चूंकि ध्रुव ने खुद इन हथियारों को बनाया था, उसे ठीक ठीक पता था कि कितनी ऊर्जा डालने पर धमाके में कितनी देर लगेगी। उसने अपना हमला जारी रखा। ज्यादातर सिपाही ध्रुव के हमलों को झेल पा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ उसके पहले हमले से ही घायल हो गए। उसकी मार्शल आर्ट्स अभी भी चौथे लेवल की थी, जिसके सामने कुछ नीली वर्दी वाले सिपाही टिक नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही उसके दिमाग में चल रही घड़ी में 5 सेकंड पूरे हुए, उसने एक और बम जमीन पर गिरा दिया। इस बार उसने बम में कम ऊर्जा डाली थी ताकि वो पहले वाले बम के साथ ही या सही समय पर फटे। 5 सेकंड और बीते और ध्रुव ने उसी सेटिंग के साथ एक और बम लगा दिया। 10 सेकंड। 5 सेकंड बाद एक और बम। अब साम्राज्य के सिपाहियों के ठीक पैरों के नीचे मैदान पर 4 बम पड़े थे। इस बार वे काफी जल्दी आ गए। ध्रुव ने देखा कि 2 लाल वर्दी वाले खतरनाक सिपाही उसे जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ आ रहे थे। इन दोनों के लिए 4 सेकंड काफी है। ध्रुव ने तुरंत हिसाब लगाया और 2 बमों में जरूरी ऊर्जा डालकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह ओड्रिया की सेना की तरफ मुड़ा और अपने साथियों के पास वापस भागने लगा। उसके आगे मौजूद नीले सिपाहियों ने रास्ता बना दिया, जबकि पीछे से लाल सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ध्रुव का पूरा ध्यान उसके दिमाग में चल रही उल्टी गिनती पर था। 2, 1, 0। धड़ाम! पहला बम लगाने के ठीक 20 सेकंड बाद युद्ध के मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि केंद्र से 3 मीटर के दायरे में खड़ा कोई भी नीली वर्दी वाला सिपाही दूर जा गिरा। ये सिपाही लिक्विड स्टेज, तरल अवस्था में थे, लेकिन धमाके के सामने उनकी ताकत और सुरक्षा किसी काम नहीं आई। धमाके की वजह से सिपाही हवा में उड़ गए। उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे और जो धमाके के एकदम पास थे वो तो मौके पर ही मारे गए। हर तरफ जले हुए शव और शरीर के टुकड़े बिखर गए। सिर्फ एक बम ने ही कई लोगों की जान ले ली थी। फिर आई उन नुकीली चीजों की बारी। अचानक हुए धमाके से सिपाही इतने हैरान थे कि उन्हें धुएं के साथ उड़ती हुई सुइयों और कीलों से बचने का समय ही नहीं मिला। वो नुकीली चीजें उनके शरीर में घुस गईं। जो लोग धमाके से बच भी गए थे, वे इस चौथे दर्जे के धारदार हथियार से घायल हो गए। करीब 10 नीले सिपाही जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कांटों से छलनी थे और चेहरों पर हैरानी थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हुई। सिर्फ एक बम ने 15 से ज्यादा रैंक 2 के योद्धाओं को मार गिराया। ध्रुव का पीछा कर रहे लाल सिपाही अचानक हुए धमाके से चौंक गए और उनका ध्यान सामने की तरफ चला गया। लेकिन ध्यान भटकने के उसी पल उनके पैरों के नीचे मौजूद 2 बम फट गए। ध्रुव ने प्लानिंग ही ऐसी की थी कि पहला धमाका होते ही लाल सिपाहियों के रास्ते वाले बम फटें। उसे पता था कि अचानक हुआ धमाका उन्हें एक पल के लिए विचलित कर देगा, और उसकी योजना काम कर गई। लाल वर्दी वाले सिपाही दौड़ ही रहे थे कि उनके शरीर आग की एक गर्म लहर की चपेट में आ गए। उनके कपड़े और बाल पल भर में जल गए और इस दौरान उनके पैर उड़ गए। वे हवा में उछल गए। तेज जलन ने उन अनगिनत घावों के दर्द को छिपा दिया जो नुकीली कीलों ने उन्हें दिए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वे ये भी नहीं समझ पाए कि उनकी जान क्यों जा रही है। आखिरकार उनकी मौत हो गई। उनके शरीर नीले सिपाहियों से अलग नहीं थे, बस थोड़े ज्यादा मजबूत थे।
दुश्मन अगर आपको कमज़ोर समझे तो फ़ायदा अपना ही होता है। अपनी बनाई तबाही को देखते हुए ध्रुव के शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। उन 2 बमों ने 2 लाल और 19 नीले सिपाहियों को मार डाला है। पहले ग्रेनेड का भी ऐसा ही असर होना चाहिए। तभी एक और धमाका हुआ। धड़ाम। मोर्चे पर तैनात सिपाही पहले धमाके से संभल ही रहे थे कि उन पर दूसरा धमाका हो गया। धड़ाम, धड़ाम। ध्रुव ने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना। वह तसल्ली करना चाहता था कि हथियार वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा उसने सोचा था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि देरी यानी टाइमिंग बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी, और हुआ भी वही। बम पूरी तरह कारगर साबित हुए। जब ऑड्रिया के सैनिकों ने देखा कि ध्रुव सुरक्षित वापस आ गया है और दुश्मन के खेमे में तबाही मची है, तो उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। साम्राज्य की सेना में अब पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। दुश्मन के सिपाही इस बात से इतने डरे हुए थे कि कहीं एक और धमाका ना हो जाए कि वे अपने सामने खड़े ऑड्रिया के सैनिकों के बारे में भूल ही गए। उस भगदड़ का नतीजा ऑड्रिया की पूर्ण विजय था। ऑड्रिया के नीले सैनिकों ने साम्राज्य के सैनिकों को बुरी तरह हरा दिया। लाल योद्धाओं को अपनी तरफ के लोगों को बचाने के लिए लड़ाई में कूदना पड़ा, लेकिन वे भी ऑड्रिया के हमले की लहर को रोक नहीं सके। एक छिपा हुआ खतरा सामने दिखने वाले खतरे से कहीं ज्यादा डरावना होता है। साम्राज्य की सेना अपने सामने मौजूद दुश्मनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उन्हें बस यही डर सता रहा था कि कहीं उनके पैरों के नीचे कोई बम तो नहीं रखा। ध्रुव ने जिस तीसरी लड़ाई में हिस्सा लिया वो पहली वाली से भी ज्यादा एकतरफा थी। साम्राज्य की ओर से मरने वाले नीले सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती करना भी नामुमकिन था। हालत इतनी बिगड़ गई कि इस कत्लेआम को रोकने के लिए लाल योद्धाओं को बीच में आना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया था। यहां तक कि उनके मजबूत सैनिक भी ऑड्रिया देश के सैनिकों की भारी भीड़ के सामने टिक नहीं पाए। वो धमाके आखिर थे क्या? सेथ ने पहाड़ की चोटी से चिल्लाकर पूछा। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके सबसे अनुभवी नीले सैनिक भी ध्रुव के हथियारों की ताकत के आगे मारे गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बड़े अधिकारियों को इस भारी नुकसान का क्या जवाब देगा। लीसा लड़ाई को चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी मुस्कान दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लियो और ल्यूक भी वहां थे। उन्होंने भी लीसा की तरह शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वे उससे कहीं ज्यादा हैरान थे। उन्हें उन हथियारों की ताकत साफ दिख रही थी। वे मन ही मन ध्रुव की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वो लड़का वाकई शैतान कहलाने का हकदार है, लियो ने धीरे से कहा। वो नहीं चाहता कि सेथ उसकी बात सुने। ये हथियार बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। एक साधारण सुरक्षा कवच या तकनीक इनके असर को रोक सकती है, लेकिन उसने अपना असली प्लान छिपाने के लिए सबका ध्यान भटकाया। कितना खतरनाक दिमाग है उसका। ल्यूक ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उसे पता था कि ध्रुव कैसा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए खुद को ही चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। दोनों रक्षकों ने लीसा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो ये दिखावा करने में व्यस्त थी कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इन पर चौथे लेवल का कीमती सामान खर्च करना सही है? ल्यूक ने लियो से पूछा, क्योंकि जादुई जानवरों के शरीर का इस्तेमाल और हिसाब किताब लियो ही देखता था, इसलिए आखिरी फैसला उसी का होना था। अगर ये हर बार ऐसा ही रिजल्ट दे सकते हैं तो हाँ, ये बिल्कुल काम के हैं। वैसे भी हमारे पास उनका इससे बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं है। लियो ने अपनी मंजूरी दे दी। ऑड्रिया देश अपने पुराने जादुई हथियार बनाने के तरीके और ज्ञान खो चुका था। वे जादुई जानवरों के शरीर से बस हथियार बनाते थे, लेकिन इसके लिए तीसरे दर्जे के जानवर ही काफ़ी थे। लाल रंग के योद्धाओं को घायल करने वाले हथियार के लिए चौथे दर्जे का सामान इस्तेमाल करना पूरी तरह सही था। दिक्कत बस ये है कि साम्राज्य चुपचाप अपनी सेना को मरते हुए नहीं देखेगा। आखिर हमारे देश का इस्तेमाल वे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह करते हैं, और उनके भी सब्र की एक सीमा है कि वे कितने सैनिक मरवा सकते हैं। घाटी में लड़ाई जारी रही। साम्राज्य के लाल योद्धा लगातार पीछे हट रहे थे। सैनिकों की लहर के सामने उनकी एक न चली, फिर भी वे डटे रहे। योद्धाओं के बीच की लड़ाई घंटों चल सकती थी, क्योंकि उनके शरीर में मौजूद ठोस ऊर्जा उन्हें बिना थके लंबे समय तक लड़ने की ताकत देती थी। उन्होंने बस डिफेंस पर ध्यान दिया। उन्हें रात तक किसी तरह लड़ाई को खींचना था। ध्रुव युद्ध के मैदान में बेखौफ दौड़ रहा था। लाल सैनिकों की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ को मजबूरी में अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और जाहिर है, ध्रुव ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देता। जैसे ही उसे एक अकेला लाल सैनिक मिला, उसने अपनी दिमागी हमले वाली तकनीक इस्तेमाल कर दी। उसका दिमाग हर एक हत्या का हिसाब रख रहा था। 8 ये संख्या उन 3 लड़ाइयों में मारे गए कुल लाल सैनिकों की थी।
पहले हमले के दौरान 2 लोग मारे गए, इस हमले में बॉम्ब के कारण 2 लोग मारे गए और आमने सामने की लड़ाई शुरू होने के बाद बाकी 4 लोग मारे गए। मुझे ऐसे नतीजे पसंद हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा ना हो। फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगले महीने ये इतना आसान होगा। उसका ध्यान अब अगली लड़ाई पर था। ध्रुव जानता था कि साम्राज्य उसकी चाल को समझ जाएगा और उससे निपटने के लिए खास तैयारी करेगा, और वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अगले महीने तक तो ठीक है, उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि बाकी नीले सैनिकों के पास भी मेरे हथियार होंगे, लेकिन उसके बाद वाले महीने का क्या? जब तक वो अपने दुश्मनों को लगातार चौंकाता नहीं रहेगा, तब तक उसे अपनी आज़ादी के लिए तय किए गए किल काउंट तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। मेरे पास सामान बहुत है और वक्त भी, बस कमी है तो हथियार बनाने की मेरी कुशलता में, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अलग अलग तरह के हथियार बनाने चाहिए। उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया, दुश्मन के लिए एक पहेली बने रहना। किसी एक अजीब हथियार से बचना आसान होता है, बस ये समझना होता है कि वो काम कैसे करता है और उसी हिसाब से प्लान बनाना। लेकिन अगर एक साथ 2 अलग अलग तरह के हथियार हो तो, या 3 हो तो? ध्रुव को अभी सिर्फ 2 जादुई शब्दों यानी र्यून्स का ज्ञान था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। उसे रोकने वाली एकमात्र चीज उसका अधूरा ज्ञान था। उसने अब तक केवल तलवारों से लड़ाई की थी, उसे बाकी हथियारों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अगर मैं सैनिकों को 2 से 3 अलग अलग तरह के हथियार दे दूं, तो वे साम्राज्य की सुरक्षा के हिसाब से अपना हमला बदल सकेंगे। मैं अभी से अपने अगले प्रोटोटाइप की कल्पना कर सकता हूं। ध्रुव ने अपनी हुड के नीचे मुस्कुराते हुए किसी और अकेले लाल सैनिक को ढूंढा, लेकिन अब वे उससे बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। किसी ने भी अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। साम्राज्य के बचे खुचे नीले सैनिकों ने लाल योद्धाओं की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कम संख्या होने की वजह से वे कुछ खास नहीं कर पाए। उस दिन साम्राज्य का भारी नुकसान हुआ। लगभग सभी नीले सैनिक मारे गए और कई लाल योद्धाओं का भी यही हाल हुआ। जब काले कपड़े पहने सैनिक मैदान में आए तो वहां सैकड़ों लाशें बिछी थीं और पूरी घाटी खून से लाल हो गई थी। उस नज़ारे का कारण मानव जाति के शिखर पर हो रही लड़ाइयों को सुरक्षित दूरी से देख रहे एक नकाबपोश योद्धा में छिपा था। तीसरी लड़ाई खत्म हुई और ओड्रिया देश की बहुत बड़ी जीत हुई। साम्राज्य के लगभग सारे नीले सैनिक मारे गए और कई लाल सैनिकों का भी यही हाल हुआ। साम्राज्य ने पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा था। इसका कोई इलाज नहीं था। ध्रुव ने उनकी पूरी योजना बिगाड़ दी थी और उनके दिलों में अस्थिरता यानी बम का ऐसा डर बिठा दिया था कि सैनिक लड़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। ये तो कमाल हो गया, आप हमें ये हथियार कब देंगे? लोगन ने घाटी से बाहर आते हुए ध्रुव को देखा और जोश में पूछा। अगली लड़ाई के लिए मेरे पास लगभग 50 अस्थिरता तैयार हो जाएंगी। तुमने उनका असर देख लिया है, अब युद्ध की रणनीति तुम बनाना। ध्रुव ने जवाब दिया। ये हथियार बहुत ताकतवर थे, लेकिन सही नतीजे पाने के लिए इनका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी था। ध्रुव ने अकेडमी में युद्ध की रणनीतियां पढ़ी थीं, लेकिन उसने हमेशा अकेले ही लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे उस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव था। इसके बजाय लोगन को नीले सैनिकों का कप्तान बनाया गया था। उसका अनुभव और ताकत उसे इन हथियारों के साथ रणनीति बनाने के लिए एकदम सही व्यक्ति बनाती थी। इतने सारे? क्या हमारे भंडार में 4थे लेवल का इतना सामान है भी? लोगन को थोड़ी चिंता हुई। उसे हथियार बनाने की कला यानी शिलालेख के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ध्रुव के हथियार खास हैं और उनमें कीमती सामान लगता है। ध्रुव ने उसे समझाया, 4थे लेवल के एक भूरे हेजहॉग के पास इतने कांटे होते हैं कि उनसे 10 बम बन सकते हैं। भंडार में 200 और बम बनाने लायक शरीर पड़े हैं। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। लोगन को पूरी जानकारी देना आने वाली लड़ाइयों के लिए फायदेमंद था। बस एक बात का ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इन्हें आसानी से चला लेता हूं क्योंकि मैंने ही इन्हें बनाया है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारे हाथ में फट गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं बनूंगा। लोगन ने ध्रुव की बात मानकर सिर हिलाया। हमें बस कुछ निर्देश दे दीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने सैनिकों को संभाल लूंगा। लोगन से बात करने के बाद ध्रुव अपने कमरे में चला गया और अपनी ट्रेनिंग और हथियार बनाने के काम में जुट गया। वो अपने समय का पूरा फायदा उठा रहा था। उसकी साधना लगातार बढ़ रही थी, उसका दिमाग मजबूत हो रहा था और हथियार बनाने की कला में उसका अनुभव भी बढ़ रहा था। अपने मानसिक क्षेत्र में ऊर्जा को लगातार सोखने और इस्तेमाल करने से उसकी मानसिक ताकत तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपने दिमाग को पहले कभी इतनी अच्छी तरह ट्रेन नहीं किया था। 1 महीना जल्द ही बीत गया। ध्रुव ने लोगन को 50 अस्थिरता बम सौंप दिए और उसे कई बार समझाया कि कितनी ऊर्जा डालने पर धमाके में कितनी देर लगेगी। उसे ठीक से नहीं पता था कि लोगन इनका इस्तेमाल कैसे करेगा,
इसीलिए वो ये पक्का करना चाहता था कि कोई लापरवाह सैनिक उसके पास ही बम ना फोड़ दे। इन बमों की ताकत बहुत ज़्यादा थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ध्रुव को खुद को बचाने के लिए अपना पूरा राक्षसी रूप लेना पड़ता। सच तो ये था कि ध्रुव ने 50 से ज़्यादा बम बना लिए थे। महीने की शुरुआत में वो रोज़ सिर्फ 2 बम बना पाता था, लेकिन महीने के अंत तक वो रोज़ 3 बनाने लगा था। जो एक्स्ट्रा बम बने उसने उन्हें अपने गुप्त खजाने में डाल दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लियो को इसका पता चले या नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए इनकी ज़रूरत थी। लड़ाई का दिन आ गया और वह सुबह सुबह उसी जानी पहचानी घाटी की ओर चल पड़ा। लोगन अपने कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ वहां पहले से मौजूद था। ध्रुव ने उनमें से कुछ चेहरों को पहचान लिया। आखिर वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, इसलिए वो उन्हें याद रखे बिना नहीं रह सका। ये सभी तरल अवस्था में है। उनकी ताकत ध्रुव के बराबर थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव उनके पास पहुंचा उन्होंने उसे बड़ी इज्जत से देखा। उन्होंने ध्रुव की लड़ने की ताकत देखी थी। जो कोई भी तरल अवस्था में रहते हुए एक लाल रंग के योद्धा को मार सकता है, उसे जीनियस ही माना जाएगा। फिर जब उन्हें पता चला कि ऐसा जीनियस हथियार भी बना सकता है और उन्हें देने को तैयार है, तो ध्रुव के लिए उनकी दीवानगी और बढ़ गई। क्या यही वो योद्धा हैं जो मेरे हथियार चलाएंगे? लोगन के पास पहुंचते ही ध्रुव ने पूछा। वो अपनी चाल चलने से पहले लोगन की रणनीति समझना चाहता था। हाँ, नीले सैनिकों में इनका ऊर्जा पर सबसे अच्छा कंट्रोल है और वे सभी आग या पृथ्वी तत्व वाले हैं। ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। लोगन ने गर्व से जवाब दिया। उसने ध्रुव के बताए अनुसार ही हर एक को चुना था। वे वाकई सबसे बेहतरीन थे जो उसे मिल सकते थे। तो तुम लोग कैसे लड़ोगे? ध्रुव ने सिर हिलाया और असली मुद्दे की बात पूछी। हम तकनीक के हमले के तुरंत बाद इन्हें लॉन्च करेंगे। मेरी सलाह है कि आप इस बार दुश्मन की सेना में जबरदस्ती न घुसे। वैसे भी मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, ध्रुव ने मन में सोचा। वो जानता था कि साम्राज्य की नजरें उस पर हैं। उसने पिछली 3 लड़ाइयों में से 2 में बहुत तबाही मचाई थी। अगर लाल रंग के योद्धाओं ने मुझे घेर लिया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे कुछ समय के लिए छिपकर रहना चाहिए। छिपने का मतलब ये नहीं था कि वो दुश्मनों को मारना बंद कर देगा। इसका मतलब बस ये था कि वो खुद पर इतना ध्यान नहीं खींचेगा। ऑड्रिया देश इस लड़ाई को संभाल सकता है। मैं तो बस किनारे खड़ा होकर मजे लूंगा और फायदा उठाऊंगा। इसका कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि इन हमलों का असर बहुत बड़े इलाके में होता था। अगर दोनों सेनाओं के भिड़ने के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता तो अपने ही साथी मारे जाते। फिर भी उस समय ओड्रिया के कुछ नीले सैनिकों ने अपना सामान्य हमला रोक दिया और दुश्मन की सेना की तरफ नुकीले गोले फेंकने लगे। ध्रुव ने यह देखा और तुरंत अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसे उन सैनिकों की काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह साम्राज्य की सेना के पास जाने से पहले धमाकों का इंतजार करेगा। साम्राज्य की हमलावर सौज पर आसमान से लगभग 40 नुकीले गोले बरसने लगे। दुश्मन के सिपाहियों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। पिछली बार ध्रुव ने उन्हें चुपके से जमीन पर गिराया था, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि इन गोलों से क्या खतरा हो सकता है। फिर भी वो जंग का मैदान था। पिछली लड़ाई के बाद साम्राज्य को अपने नीले सिपाहियों की पूरी नई टुकड़ी भेजनी पड़ी थी। बड़े अफसरों ने इन नए सिपाहियों को ध्रुव की अजीब चालों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए जैसे ही उन्होंने उन बमों को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपनी रफ्तार कम की, हथियार उठाए और खुद को उस हमले के लिए तैयार कर लिया। बम हवा में ही फट गए, ठीक साम्राज्य की फौज के ऊपर। धमाके सिपाहियों से काफी दूर हुए थे, इसलिए उन्हें सीधी चोट तो नहीं लगी, लेकिन बमों के अंदर मौजूद नुकीली चीजें बारिश की तरह सेना पर गिरी। हालांकि सिपाही इस हमले के लिए तैयार थे। जैसे ही मैदान में धमाकों की आवाज गूंजी, उन्होंने अपनी सुरक्षा वाली तकनीक और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ध्रुव के इन हथियारों को रोकने के चक्कर में उन्होंने अपना आगे बढ़ना और हमला करना पूरी तरह रोक दिया। उनमें से कुछ तो मारे गए, लेकिन ज्यादातर लोग बमों के असर से खुद को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन ठीक उसी पल ओड्रिया देश की सेना ने जादुई तकनीक के हमलों की दूसरी लहर छोड़ दी। लोगन कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि साम्राज्य ने अपने सिपाहियों को ध्रुव के बमों के बारे में जरूर बताया होगा, इसलिए वो उन्हें दूसरी बार उसी तरीके से नहीं चौंका सकता था। यही वजह थी कि उसने उन बमों का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए किया। आमतौर पर एक जादुई हमले को सिर्फ दूसरे जादुई हमले से ही रोका जा सकता था, क्योंकि ये एक योद्धा के सबसे बड़े हथियार होते थे। हाँ, कुछ अपवाद जरूर थे। अगर किसी मार्शल आर्ट करने वाले योद्धा की ताकत बहुत ज्यादा हो तो वो अपनी कला से जादू के हमलों को रोक सकता था, जैसे ध्रुव की तलवारें कमाल करती थीं। लेकिन साम्राज्य के इन नए सिपाहियों के पास ना तो इतने ताकतवर हथियार थे और ना ही उनके शरीर में इतनी ऊर्जा थी कि वो जादू के उस सैलाब को रोक पाते। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक कत्लेआम था। साम्राज्य की सेना की पहली लाइन जादुई शक्तियों की उस बाढ़ में बह गई। उन्होंने अपने सारी ताकत ध्रुव के बमों को रोकने में खर्च कर दी थी, जिसके बाद वे जादू के हमलों के सामने बिल्कुल बेबस हो गए।
तबाही सिर्फ पहली लाइन तक नहीं रुकी, बल्कि फौज के अंदर तक पहुंच गई। सैकड़ों जादुई तकनीकों ने वो कहर बरपाया कि साम्राज्य की आधी से ज्यादा सेना कुछ ही पलों में ढेर हो गई। ये नतीजा पिछली लड़ाई से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। दोनों सेनाएं अभी एक दूसरे के करीब भी नहीं आई थीं, लेकिन हार जीत का फैसला पहले ही हो चुका था। इसके बाद ओड्रिया देश की सेना ने दोबारा धावा बोल दिया। दूसरी तरफ बचे हुए नीले सिपाहियों ने जब दुश्मनों की बेहिसाब भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो वे हिम्मत हार गए। उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऊपर से उनकी पूरी प्लानिंग और लाइनें टूट चुकी थीं। वे नए थे, इसलिए युद्ध के मैदान में हुए इस अचानक बदलाव को समझ नहीं पाए। ओड्रिया देश के किसानों ने उन पर भूखे भेड़ियों की तरह हमला किया। वे सालों से साम्राज्य के जुल्म सह रहे थे, इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे सामने आए हर सिपाही पर अपनी बरसों की भड़ास निकाल रहे थे। ध्रुव का मामला थोड़ा अलग था। साम्राज्य से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उसने खुद को सिर्फ उन्हीं लोगों को मारने तक सीमित रखा जो उसके रास्ते में आए, लेकिन उसका असली ध्यान लाल वर्दी वाले योद्धाओं पर था। आखिर उसकी आज़ादी की चाबी उन्हीं की मौत में छिपी थी। कौन सही है और कौन गलत, ध्रुव को इससे कोई मतलब नहीं था। अगर साम्राज्य ने उसे बंदी बनाया होता तब भी वो यही करता। उसे बस अपना फायदा और मकसद दिख रहा था। उसने बहुत पहले ही ये गिनना छोड़ दिया था कि उसके हाथों कितने लोग मरे हैं। लेकिन उसे अपना पहला अनुभव आज भी याद था। वो मोटा गार्ड जिसने उसे तब फंसाया था जब वो छोटा था और बलवंत हवेली के बाहर रहता था। उस गार्ड ने एक छोटी सी बात पर ध्रुव को मारने की कोशिश की थी। तभी ध्रुव समझ गया था कि ये दुनिया बहुत बेरहम है और जिंदा रहने के लिए उसे और भी ज्यादा कठोर और बेरहम बनना पड़ेगा। यही सोच उसे हर जंग के मैदान में आगे ले जाती रही। उसे साम्राज्य से नफरत नहीं थी, पर अपने मकसद को पाने के लिए वो उनके कितने भी सिपाही मारने को तैयार था। उसने एक अकेले लाल योद्धा का सिर कलम करते हुए सोचा, मैंने लाशों का जो पहाड़ बनाया है उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। पता नहीं भगवान बनने के लिए मुझे कितना ऊंचा पहाड़ बनाना पड़ेगा। ये लड़ाई पिछली लड़ाइयों से बहुत जल्दी खत्म हो रही थी। नीले सिपाहियों के जल्दी मरने की वजह से साम्राज्य के बड़े योद्धाओं को मैदान में उतरना पड़ा। ध्रुव एक जगह से दूसरी जगह जाकर अकेले पड़ गए योद्धाओं को मारता रहा। घंटे बीतते गए और रात हो गई। हमेशा की तरह रात को काले कपड़ों वाले ताकतवर सैनिक मैदान में आए। ध्रुव अब उन्हें घाटी के किनारे से देखने का आदी हो चुका था। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने लाल वर्दी वाले 15 योद्धाओं को मार गिराया। ये मेरी उम्मीद से भी कहीं बेहतर है। इन्हीं ख्यालों के साथ वो रात गुजरी और ध्रुव की चौथी लड़ाई का अंत हुआ। जब सिपाही पहाड़ की चोटी पर बसे शहर लौटे तो हिमाकशी ने उस शानदार जीत की खुशी मनाने के लिए एक दावत का आयोजन किया। सिपाही जमकर शराब पी रहे थे और उन लगातार होने वाली लड़ाइयों से कुछ पल का आराम पा रहे थे जिनमें उन्हें जबरदस्ती धकेला गया था। किसी भी योद्धा की ताकत के लिए उसका दिमागी सुकून बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थके हुए और तनाव में रहने वाले सिपाही जंग के मैदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। हालांकि ध्रुव दावत और जश्न के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग हथियार बनाने की नई तकनीक एलिमेंटल फोर्जिंग से जुड़ी संभावनाओं को टटोल रहा था। साथ ही वो उन सैनिकों की भावनाओं से खुद को जोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि ओड्रिया देश उसका अपना घर नहीं था। इसीलिए वो अपनी साधना में लौट गया। रात का वक्त उसकी साधना तकनीक के लिए सबसे सही था और दिन की लड़ाई भी काफी आसान रही थी, इसीलिए उसके पास अपना अभ्यास छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। साधना केंद्र की दूसरी मंजिल खाली थी, जहां ध्रुव शांति से बैठकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लगा था। साधना करना अब उसकी आदत बन चुकी थी। वो आसानी से दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकता था, जबकि उसके हाथों के बीच बनने वाला चक्र हवा से ऊर्जा को सूखता रहता था। वो नए हथियारों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वो बना सकता था। अस्थिरता वाले बम काम के तो थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। उन्हें अपने साथियों के बीच इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसने सोचा, धमाका ही काफी नहीं है, मैं इसकी बनावट से वे नुकीले कांटे नहीं हटा सकता। साथ ही उन कांटों के उड़ने की दिशा पर भी मेरा कोई बस नहीं है। इन बमों का मकसद ही खराब हथियारों की कमजोरी का फायदा उठाना है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिसका इस्तेमाल सेनाओं के आमने सामने आने पर भी किया जा सके। इसके लिए उसे हथियार की ताकत कम किए बिना उसके असर वाले इलाके को सीमित करने का तरीका ढूंढना था। तबाही के बजाय बारीकी और ताकत के बजाय सटीक निशाना, चंद्रमा की सुई वाली योजना शायद काम कर जाए। उसकी हथियार बनाने की विधि में एक ही समस्या थी कि ऐसी चीजों की पूरी शक्ति दिखाने के लिए अंधेरे तत्व वाले योद्धा की जरूरत होती थी। इसीलिए ध्रुव ने ऐसे हथियार बनाए जिनका इस्तेमाल एक बार करके फेंका जा सके, ताकि तत्वों के टकराव वाली समस्या खत्म हो जाए।
पर इससे एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। कीमती सामान बहुत तेजी से खत्म होने लगा था। उसने फैसला किया, मैं साम्राज्य की अगली चाल देखूंगा कि वे इन बमों का क्या तोड़ निकालते हैं। उसके बाद ही कुछ नया बनाऊंगा। उनकी नई रणनीति की कमजोरियां समझने के बाद ही हथियार बनाना सही रहेगा। वो अपनी अगली सामग्री के रूप में स्टील्ड कोरल के इस्तेमाल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कोई साधना केंद्र की दूसरी मंजिल पर आया। ध्रुव ने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं। उसने उस सिपाही को पहचान लिया। ये वही लाल वर्दी वाली योद्धा थी जिसने पहली लड़ाई में उसकी रक्षा की थी, और वो लोगन की करीबी सिपाहियों में से एक थी। वो बेफिक्र होकर ध्रुव के पास आई। हवा में तुरंत शराब और पसीने की महक फैल गई, जिससे ध्रुव समझ गया कि वो सीधे दावत से आ रही है। जंग अभी खत्म हुई थी, इसीलिए सैनिकों को नहाने धोने की फुर्सत नहीं थी। उन दोनों के शरीर पर अब भी खून के कुछ धब्बे थे। ध्रुव ने उसे नज़रअंदाज किया और आंखें बंद कर फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। पर वो महिला साधना करने नहीं बैठी, बल्कि मुस्कुराते हुए ध्रुव के पास आई और कुछ कदम दूर रुककर धीमी आवाज में बोली, आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। वो उसकी साधना में बाधा नहीं डालना चाहती थी। क्या तुम्हें हिमाक्षी ने भेजा है? ध्रुव ने पूछा। उसे शक था कि ये उसे इस देश से जोड़ने की कोई नई चाल है। वो महिला दिखने में काफी आकर्षक थी। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष रही होगी। उसका शरीर गखा हुआ था और काले घुंघराले बाल उसकी सांवली त्वचा पर जच रहे थे। उसने शांत भाव से जवाब दिया, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हर महीने होने वाली जंग के प्रति है। हमारी मालकिन कभी हमारे निजी समय पर रोक नहीं लगाती। ये देश पहले से ही एक जेल है। अगर हमारे काम करने पर भी पाबंदियां लग गईं तो हम सैनिकों के बजाय कैदी महसूस करने लगेंगे। वो ध्रुव के पास ही बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। मैंने इतना समर्पित इंसान कभी नहीं देखा। वैसे बाकी सिपाहियों को खुशी होती अगर तुम जश्न में शामिल होते। मैं इस देश का रहने वाला नहीं हूं, मुझे बस लड़ने के पैसे मिलते हैं, ध्रुव ने ईमानदारी से कहा। फिर भी दूसरे सिपाही तुम्हें बहुत सम्मान और तारीफ भरी नजरों से देखते हैं। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो वे मुझसे डरते, ध्रुव ने सपाट लहजे में जवाब दिया। वो सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तो हम खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं कि उस नकाबपोश असुरा को हमारी फौज ने पकड़ लिया। सच कहूं तो पता नहीं हम क्या करते अगर तुम्हारे हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते। उसे इस बात से कोई बुरा नहीं लगा कि ध्रुव का ऑड्रिया देश से कोई लगाव नहीं है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आई? मैंने सोचा कि आपसे अकेले में बात करने का यही मौका है। मेरा जन्म यहीं हुआ है और बाहर की दुनिया के बारे में जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो सिर्फ साम्राज्य के बारे में है। आप जैसे बाहरी व्यक्ति को देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए सच्ची दिलचस्पी और चमक थी। क्या आप मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताएंगे? उसने पूछा। ध्रुव ने अपनी नज़रें झुकाईं और दूसरे देशों के बारे में अपनी जानकारी को टटोला। फिर कुछ पल बाद अपना मुंह खोला और सिर्फ 3 शब्द कहे, दुनिया बहुत बेरहम है। ध्रुव को बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था। उसकी असली दिलचस्पी सिर्फ अपनी खुद की ताकत बढ़ाने में थी और यही बात हमेशा उसके दिमाग पर छाई रहती थी। फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर भावनाएं खत्म हो गई थीं। वो भावनाओं को महसूस तो करता था, लेकिन उसके पास भावनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी काम निपटाने के लिए थे। सच तो ये था कि उसे उस महिला पर थोड़ी दया आ रही थी। जेल जैसे देश में पैदा हुई, अपने देश के लिए लड़ने को मजबूर। यहाँ की जिंदगी वाकई आसान नहीं होगी। वो उसकी हालत समझ सकता था क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुका था। उसे देखकर ध्रुव को जून की याद आ गई। हालांकि उन दोनों की शक्लें बिल्कुल अलग थीं। उसकी जंग वाली वर्दी और बात करने के बेबाक अंदाज ने ध्रुव को उस लड़की की याद दिला दी जिसके साथ उसने अकादमी में वक्त बिताया था। उसकी छवि अचानक उसके मन में तैर गई। गोरी त्वचा पर बिखरे उसके चांदी जैसे लंबे बाल। इस याद ने उसे एक अजीब सी शांति और सुकून दिया। ध्रुव की इस दूसरी जिंदगी में बहुत कम लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था, और जून उनमें से एक थी। उसे यकीन था कि कम से कम जून का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं होगा। खैर, पुरानी यादों ने उसे ये भी याद दिला दिया कि वो अभी किस मुश्किल में है। निर्दयी? उस महिला ने पूछा। वो ध्रुव की बात का और गहरा मतलब समझना चाहती थी। ध्रुव को उससे बात करने में कोई परेशानी नहीं थी। बात करते हुए भी उसकी साधना में कोई रुकावट नहीं आ रही थी और उसे ये बातचीत अच्छी लग रही थी। अकेले रहना उसकी आदत थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। ताकतवर लोग कमजोरों को दबाकर और भी ताकतवर बन जाते हैं। उत्तरा देश पर उन ऊंचे खानदानों का राज है जो देश की साधना की तकनीकों को दबाकर रखते हैं। आम लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता है या उन्हें बस हुक्म मानने वाले सिपाही बना दिया जाता है। कोई भी इस किस्मत से बच नहीं सकता। ध्रुव ने शांत होकर जवाब दिया।
वो जानता था कि बड़े परिवार देश को कैसे चलाते हैं। अरे भाई, अब खुश हो जाओ, हम सब यहाँ कैदी ही तो हैं। उसने हंसते हुए ध्रुव का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और फिर रास्ते की ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम नीना है, अगर तुम जानना चाहते थे तो। आदम, ध्रुव ने अपना नकली नाम बताया। मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारा नाम ध्रुव है। शायद तुम्हें याद ना हो, पर जिस दिन तुम्हें पकड़ा गया था मैं वहीं थी, नीना ने शरारत से कहा। तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो, बस ये जानकारी मेरे दुश्मनों तक मत पहुंचाना। बाप रे, तुम्हारे दुश्मन भी है? तब तो तुम्हें वाकई कैदी बनकर ही रहना चाहिए। उसकी इस बात पर ध्रुव को हंसी आ गई। तुम हंस भी सकते हो, क्या बाकी सैनिकों के सामने भी कभी ऐसे हंसोगे? वरना कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम हंसते भी हो। नीना ने उसे चिढ़ाया और ध्रुव को उसका साथ काफी पसंद आने लगा। वे काफी देर तक बातें करते रहे। नीना ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो बहुत खुश थी कि उसे कोई ऐसा मिला जो उसे पहले से नहीं जानता था। आखिर पूरा देश एक ही शहर में बसा था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। फिर ध्रुव ने अपनी साधना रोकी और अपनी ऊर्जा वाली मशीन को वापस अपने पास रख लिया। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे आराम करना है। बस इतना जान लो कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगा, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन नीना ने चिढ़कर अपनी नाक से कोड़ ली। तुमने साधना करना एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। सच बताओ, अगर मैं तुम्हारे काम में अड़चन डालती तो तुम मुझे भगा देते हैं ना? ध्रुव ने बस हल्का सा खांसा और जवाब दिए बिना जाने लगा। सुनो, नीना उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? ध्रुव हैरान रह गया, पर नीना ने तुरंत सफाई दी। हर महीने मौत हम में से किसी को भी ले जा सकती है। हमने पुरानी पाबंदियां बहुत पहले छोड़ दी हैं। हमारी आबादी भी घट रही है, इसलिए मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जाता है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, पर उसने ध्रुव का हाथ नहीं छोड़ा। मेरी बच्चे पैदा करने की कोई इच्छा नहीं है और एक दिन मैं ये देश छोड़ दूंगी। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक अच्छे साथी साबित हो सकते हो। ध्रुव ने पहले उसे मना कर दिया, क्योंकि वो पिता बनने के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नीना ने इतनी सादगी से कहा कि ध्रुव हैरान रह गया। फिर उसने पास आकर ध्रुव को चूमा और उसके कान में धीरे से कहा, प्लीज, मैं आज रात अकेले नहीं रहना चाहती। ध्रुव ने हार मान ली। उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उनके पास ट्रेनिंग और हथियार बनाने के अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी वक्त था, और योद्धाओं का अपने शरीर पर इतना काबू होता था कि अनचाही प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं था। सच तो ये था कि ध्रुव भी उसे चाहता था। वो सुंदर थी और उसका मिजाज भी अच्छा था। ध्रुव को शुरू में लगा था कि शायद इसके पीछे कोई साजिश है, पर वो सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए ऐसा कर रही थी। ध्रुव ने वो रात उसके साथ बिताई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने नीना को धीरे से एक तरफ किया और अपना काम शुरू कर दिया। वे भले ही साथ थे, पर अपने फर्ज नहीं भूले थे। नीना की नींद खुली तो उसने देखा ध्रुव वापस अपने काम में लग गया है। तुम वाकई कभी चैन से नहीं बैठते हैं ना? याद रखना, मैं ये सब तुम्हारे देश को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, ध्रुव ने पलटकर जवाब दिया। नीना के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने गहरी सांस ली, कपड़े पहने और ध्रुव के गाल पर चूमते हुए पूछा, क्या मैं कल भी आ सकती हूँ? ध्रुव ने अपना सामान फर्श पर रखा और सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। ध्रुव की दिनचर्या अब थोड़ी बदल गई थी। वो सुबह के समय हथियार बनाने का काम करता, दोपहर में पुराने रून के अक्षरों को याद करता और रात भर साधना में लगा रहता। इसके बावजूद जब भी वो अपने कमरे में जाता, नीना उसके पीछे पीछे आ जाती और सुबह तक उसके साथ रहती। उनका रिश्ता काफ़ी अनौपचारिक था। वे बस एक दूसरे के दिमागी तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव को नीना का साथ अच्छा लगने लगा था। हर पल तनाव में रहने से इंसान अंदर से टूट सकता है। ध्रुव को इस बात का अंदाज़ा तब तक नहीं था जब तक कि उसने आखिरकार आराम करना शुरू नहीं किया। मानसिक सुकून मिलने के बाद उसका दिमाग पहले से ज़्यादा साफ चलने लगा और वो नीना के साथ बिताए वक्त का आनंद लेने लगा। खैर, जब तक चीज़ें ऐसी हैं तब तक सब आसान है। मुझे नहीं पता कि एक असली रिश्ता कैसा होता है। नीना के साथ उसका रिश्ता बस शारीरिक था। उनके बीच कोई गहरा लगाव या प्यार जैसा कुछ नहीं था। जब मुझे किसी के लिए वाकई कुछ महसूस होगा तब देखूंगा। ध्रुव ने इन ख्यालों को झटक दिया और अपने काम में लग गया। साम्राज्य धीरे धीरे ध्रुव के बमों का तोड़ निकाल रहा था। उधर चौथे लेवल वाले भूरे हैजहॉग के कांटे भी खत्म हो गए थे, इसलिए अब नया सामान इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। अब से तुम्हें सुबह यहां नहीं रुकना चाहिए। मुझे नए हथियार की बनावट को सेट करने के लिए कुछ दिन लगेंगे, ध्रुव ने नीना से कहा जब सुबह उसके कमरे में चौथे लेवल के स्टील कोरल पहुंचे। क्यों, क्या ये तुम्हारी कोई गुप्त कला है? नीना ने शरारत से ध्रुव की पीठ पर चिपकते हुए पूछा। नहीं, हथियार बनाने के शुरुआती दौर में चीज़ें अक्सर फट जाती हैं। मुझे पता होता है कि कब अपना बचाव करना है, पर मुझे डर है कि तुम इस अचानक हमले से चोट खा सकती हो।
ध्रुव खुद इन बमों को बना रहा था, इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि कब बम उसके काबू से बाहर हो रहा है। वो सही समय पर खुद को बचा सकता था, पर कोई और 1 सेकंड की भी देरी करता तो उसे भारी चोट लग सकती थी। क्या तुम्हें याद है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं? नीना ने याद दिलाया। तो क्या तुम ये कह रही हो कि अगर इनमें से कोई चीज कमरे में फटी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई अंगूठी से एक बम निकाला और उसे नीना के चेहरे के पास ले आया। नीना ने उस खतरनाक गोले को देखा, फिर एक ठंडी सांस भरकर ध्रुव को गले लगा लिया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन अकेला छोड़ देती हूं, पर इसकी कसर अभी पूरी कर लो। ध्रुव हल्का सा हंसा, बम को फर्श पर रखा और मुड़कर नीना को बिस्तर पर धकेल दिया। ध्रुव के कमरे से फिर से धमाकों की आवाजें आने लगीं, पर कुछ दिनों में वे कम हो गईं। वो अब नए सामान से बम बनाने में माहिर हो चुका था। नए बमों का रंग गहरा भूरा था और वे पहले से थोड़े भारी भी थे। क्या ये भी पुराने बमों की तरह ही काम करते हैं? बमों का नया जत्था लेने के बाद लोगन ने पूछा। हाँ, अंदर की तकनीक वही है। अब मैं दूसरा हथियार बनाने पर ध्यान दूंगा, इसलिए इन बमों का उत्पादन थोड़ा कम करूंगा। मैं बाद में तुम्हारे योद्धाओं को नए सामान की लिस्ट दे दूंगा, ध्रुव ने जवाब दिया। एक और लड़ाई हुई। साम्राज्य अब भी इन बमों से जूझ रहा था, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना नुकसान कम करना सीख लिया था। आखिर वो मैदान उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था। ऑड्रिया देश के सिपाही अपनी योजना के मुताबिक लड़ रहे थे, जबकि साम्राज्य बस अपनी जान बचाना चाहता था। इस बार साम्राज्य ने अपनी रक्षा के लिए ऐसे योद्धा भेजे जिनका दिमाग और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी। वे उनके दौर के सबसे होनहार योद्धा थे। उनकी वजह से साम्राज्य की सेना को होने वाला नुकसान काफी कम हो गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो मैदान की हालत फिर से वैसी ही हो गई जैसे ध्रुव के आने से पहले थी। दोनों सेनाएं बराबर की टक्कर पर आ गई थीं। ध्रुव इस बार किसी भी लाल वर्दी वाले योद्धा को नहीं मार सका। अगले महीने ध्रुव ने एक नए हथियार का प्रयोग किया। उसने चंद्रमा की सुई का एक और भी खतरनाक रूप तैयार किया। ये चौथे लेवल के क्लाउड ईगल की हड्डियों और तीसरे लेवल के फायर स्नेक के मांस से बना था। ये जंग में ज्यादा काम आएगा। इस नई सुई से अपने ही साथियों के मारे जाने का डर नहीं था। ध्रुव ने इसका नाम रखा छिपा हुआ धमाका। जब अगली लड़ाई शुरू हुई तो ध्रुव ने शांति से दोनों सेनाओं के भिड़ने का इंतजार किया। मैदान में अब साम्राज्य के सिपाही पहले से ज्यादा संभलकर और बेहतर ट्रेनिंग के साथ लड़ रहे थे। ध्रुव एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 8 नीले और 4 लाल वर्दी वाले योद्धा लड़ रहे थे। ऑड्रिया के सैनिकों का तालमेल बेहतर था, जबकि साम्राज्य वाले बस बचाव कर रहे थे। तभी ध्रुव ने एक मामूली सी दिखने वाली ग्रे रंग की सुई साम्राज्य के एक लाल योद्धा की तरफ फेंकी। योद्धा ने उसे आते देख नाक सिकोड़ी और बड़े आराम से बच निकला। लेकिन जैसे ही वो सुई उसके कंधे के पास से गुजरी, वो अचानक फट गई। धमाका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये ध्रुव के पुराने बमों जितना ही असरदार था। लाल वर्दी वाले योद्धा के कंधे के ठीक पास सुई फटी, जिससे तरल अवस्था लिक्विड स्टेज वाले दूसरे लेवल के योद्धा की ताकत जितना जोरदार धमाका हुआ। उस सिपाही का शरीर चौथे लेवल की मजबूती वाला था, इसलिए धमाके की चोट उसकी खाल को फाड़ने के लिए काफी थी। जैसे ही उसकी खाल जली और मांस फटने लगा, उसने बचने के लिए अपने शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा ब्रेथ को तेजी से बाहर छोड़ा। वो कच्ची ऊर्जा धमाके को पूरी तरह रोक तो नहीं सकी, लेकिन उसकी ताकत ने सिपाही को एक तरह की सुरक्षा जरूर दे दी। धमाके ने उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े कर दिए और पूरे शरीर को चपेट में ले लिया। फिर भी वो किसी तरह जिंदा बच गया। मैदान में लड़ रहे बाकी योद्धाओं ने देखा कि सुई के फटने से बने काले धुएं के गुबार से उसका जला हुआ शरीर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। किसकी हिम्मत हुई? वो योद्धा गुस्से में गाली देने ही वाला था कि तभी ध्रुव की काली तलवार ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ध्रुव ऐसा इंसान नहीं था जो हाथ आए इतने शानदार मौके को बेकार जाने दे। साम्राज्य के बाकी सिपाही इस अचानक हुए हमले से सन्न रह गए। उन्हें तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक कि ध्रुव का नकाबपोश चेहरा उनके सामने नहीं आ गया। नकाबपोश शैतान, सबके मन में यही एक ख्याल आया। आखिर ध्रुव उस जंग के मैदान में मशहूर हो चुका था। पिछली लड़ाइयों में उसके कारनामों ने साम्राज्य की फौज में खलबली मचा दी थी और अब वो फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार था। पीछे हटो, साम्राज्य के एक नीले सिपाही ने अपने साथियों को खबरदार करने की कोशिश की, पर उतनी ही देर में ओड्रिया के योद्धा उन तक पहुंच गए। ओड्रिया के ये सिपाही बहुत पुराने और मंझे हुए थे। ध्रुव के अचानक आने से वे भले ही चौंके थे, पर दुश्मन के मुकाबले वे बहुत जल्दी संभल गए। लेकिन ध्रुव ने अपने आसपास के कमजोर सिपाहियों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजरें दूसरे लाल वर्दी वाले योद्धा पर टिकी थीं। उसकी आंखों से दिमाग पर वार करने वाली एक लहर, मेंटल स्ट्राइक निकली, जो सीधे दुश्मन के दिमाग को चीरती हुई अंदर घुस गई। वो योद्धा दर्द के मारे चिल्लाते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। ध्रुव को साधना केंद्र समाधि में अभ्यास करते हुए कई महीने हो चुके थे। उसकी शक्तियां लगातार बढ़ रही थीं और उसकी दिमागी ताकत अब दूसरे लेवल की आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी थी।
ध्रुव की दिमागी ताकत उस लाल योद्धा से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो ध्रुव के दिमाग के झटके को सह नहीं पाया। ध्रुव ने फुर्ती से कदम बढ़ाए और घुटनों पर बैठे उस योद्धा का सिर काट दिया। उसकी काली तलवार ने मक्खन की तरह उसकी गर्दन उड़ा दी। सिर्फ एक छिपे हुए धमाके की मदद से उसने 2 पक्के योद्धाओं को मार गिराया था, जिससे उसकी कुल मौतों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया। फिर भी ध्रुव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके साथी योद्धा उसे देखकर खुश हो रहे थे, पर ध्रुव ने उन्हें जोर से डांटते हुए कहा, एक भी गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। साम्राज्य को हमारे इस नए हथियार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ध्रुव की डांट सुनकर वे अपनी खुशी भूल गए और तुरंत समझ गए कि दुश्मन को इस नए हथियार का पता जितनी जल्दी चलेगा, वे उतनी ही जल्दी इसका तोड़ निकाल लेंगे। ओड्रिया के सिपाहियों ने तुरंत अपनी नजरें घुमाईं और उन नीले सिपाहियों को ढूंढने लगे जो ध्रुव को देखते ही भागने लगे थे। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं में वार किए और देखते ही देखते साम्राज्य के उन 3 कमजोर सिपाहियों को ढेर कर दिया। बेवकूफ कहीं के, ध्रुव ने मन ही मन उन्हें कोसा, पर सभी गवाहों को मरता देख उसे तसल्ली हुई। उसने जो नया छिपा हुआ धमाका इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल नया था और वो नहीं चाहता था कि इसकी जानकारी इतनी जल्दी बाहर जाए। चलो, कम से कम इसका टेस्ट तो सफल रहा। ध्रुव ने अपनी नई कला की ताकत को सराहा। ये पुराने बमों जितना बड़ा नुकसान तो नहीं करता, पर इसे किसी भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसमें सामान भी कम खर्च होता है। ये छिपे हुए धमाके उंगली के बराबर थे। इनमें क्लाउड ईगल की हड्डियों के अंदर फायर स्नेक का मांस भरकर ध्रुव अपनी ऊर्जा भर देता था। इनकी बनावट बहुत सादा थी, बस ध्रुव को इन्हें बनाने की अभी उतनी आदत नहीं थी। उसे थोड़ा और अभ्यास चाहिए था। ये अकेले बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ये तभी काम आता है जब दुश्मन को इसके बारे में पता ना हो। अगर हर सिपाही के पास ऐसे 5-10 सुइयां हों तो बात बने, पर अगर मैं बड़े योद्धाओं को छोड़ भी दूं तो भी मुझे 5 से 10,000 सुइयां बनानी पड़ेंगी। ध्रुव मैदान में टहलते हुए सोच में डूबा था। उसके पास अब करने को कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो अपनी चाल चल चुका था और कोई दूसरा लाल योद्धा उसे पास फटकने नहीं दे रहा था। 10,000 सुइयां बनाना नामुमकिन है। भंडार में इतना सामान नहीं है और मुझे कितना वक्त लगेगा। 200 बम बनाने में ही 2 महीने लग गए। मैं यहां हमेशा के लिए रुकने का इरादा नहीं रखता। ध्रुव अपना असली मकसद नहीं भूला था। उसे ऐसी साधना की तकनीकें चाहिए थीं जो ओड्रिया देश के पास नहीं थीं। इस देश ने अपनी जान बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया था। इसके अलावा वो अब भी एक भगोड़ा था। यहाँ की सुरक्षा ने उसे बाहरी दुनिया से छिपा रखा था, पर कब तक? मुझे नहीं पता कि शाही परिवार की पहुंच कहाँ तक है। ये साम्राज्य का इलाका है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वे मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ देंगे। अगर साम्राज्य में कोई देवता यानी गॉड बैठा है तो पक्का राज परिवार के पास भी वैसी ही ताकत होगी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग अब भी उसका पीछा कर रहे हैं या उन्होंने हार मानकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करने का फैसला किया है। फिलहाल मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, पर बाहर निकलते ही हालात बदल जाएंगे। मुझे यहाँ से निकलने से पहले एक पक्की योजना बनानी होगी। ओड्रिया देश की इन तमाम घटनाओं से पहले ध्रुव बस एक राहगीर था और साम्राज्य के पास उसे निशाना बनाने की कोई ठोस वजह नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वो नकाबपोश शैतान बन चुका था, जिसकी वजह से साम्राज्य के हजारों सैनिक मारे गए थे। ध्रुव इतना नादान नहीं था कि ये उम्मीद करे कि दुश्मन उसके इन कारनामों को इतनी आसानी से भूल जाएगा। लगता है मुझे फिर से भागने की तैयारी करनी होगी। पता नहीं मैं हमेशा ऐसी मुसीबतों में ही क्यों फंस जाता हूँ। ध्रुव ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली और बड़े योद्धाओं की जंग देखने के लिए मैदान के किनारे चला गया। कई महीने बीत गए, पर जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। ध्रुव अपनी तय दिनचर्या पर चलता रहा, अपनी ताकत बढ़ाता रहा और साथ ही यहाँ से सुरक्षित निकलने का रास्ता भी खोजता रहा। नीना ने खुशी खुशी उसे सारी जानकारी दे दी थी। वो जानती थी कि ध्रुव का मन यहाँ से भर चुका है, इसलिए उसने उसके काम में रोड़ा अटकाना ठीक नहीं समझा। सच तो ये था कि यहाँ से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था। ध्रुव को बस उस जादुई घेरे को पार करना था और वो वापस जंगलों में पहुंच जाता। मुश्किल तो ये थी कि साम्राज्य की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा थी और वहां से गुजरने वाले हर इंसान की बारीकी से जांच होती थी। ध्रुव की चालाकी की वजह से हर महीने होने वाली लड़ाइयों में ओड्रिया को बड़ी जीत मिलने लगी थी। उसके बनाए छिपे हुए धमाकों ने सैनिकों को हमले का एक नया हथियार दे दिया था, जिसे वो आमने सामने की लड़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते थे। साम्राज्य के सिपाही या तो जलकर मर रहे थे या बुरी तरह जख्मी हो रहे थे। उन्हें महीनों तक तो ये समझ नहीं आया कि उन पर ये हमले हो कहाँ से रहे हैं। ध्रुव ने देखा कि उसके हाथों मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी और उसकी दिमागी ताकत के साथ साथ हथियार बनाने की कला भी निखरती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस माहौल में वो पहले से कहीं ज्यादा काबिल योद्धा बन गया है। साम्राज्य के पास इन हमलों का कोई तोड़ नहीं था। अस्थिरता वाले बमों ने लंबी दूरी के हमलों को ताकतवर बना दिया था और छिपे हुए धमाकों ने गुटों में होने वाली लड़ाइयों में तबाही मचा दी थी।
दुश्मन के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, अपने सिपाहियों को बचाव की कड़ी ट्रेनिंग देना। ध्रुव को ओड्रिया देश में रहते हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। जब उसकी जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी, तब तक वो 23 साल का हो चुका था। वो नीना के साथ अपने कमरे में बैठा था और ध्यान लगाकर तीसरे रून, कैसियर रून को याद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि नीना एक किताब पढ़ रही थी। अचानक ध्रुव के हाथ से कागज का टुकड़ा गिर गया और वो अपना सिर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। नीना ने घबराकर अपनी किताब बंद कर दी। क्या हुआ ध्रुव, क्या तुम्हें चोट लगी है? नीना की चिंता वाजिब थी। उसने देखा था कि ध्रुव बिना रुके अभ्यास करता रहता है और अगर दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़े तो अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पर यहां मामला बिल्कुल उल्टा था। ध्रुव का दिमागी संसार बुरी तरह हिलने लगा था। दर्द की लहरें इतनी तेज थीं कि ध्रुव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। फिर अचानक एक ऐसी सफाई और स्पष्टता आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। झटके रुक गए और ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। कमरा वही था, पर ध्रुव अब कमरे की एक एक बारीक चीज को देख और महसूस कर पा रहा था। उसकी नज़र उन जादुई निशानों, शिलालेखों पर पड़ी जो कमरे की दीवारों को मजबूती दे रहे थे। वो उनका पूरा मतलब तो नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जान गया कि वे वहां किस मकसद से लगाए गए थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया के रहस्यों को गहराई से देख रहा है, पर कोई अदृश्य दीवार उसे और आगे जाने से रोक रही है। यह पूरी दुनिया ही एक जेल है, क्या मजाक है। ध्रुव उस रुकावट का मतलब समझ गया था। वो इंसान की सीमाओं की दीवार थी जो उन सच्चाइयों को छुपाकर रखती है जिन्हें सिर्फ फरिश्ते या देवता जैसी शक्तियां ही देख सकती हैं। ये देखकर ध्रुव जोर जोर से हंस पड़ा। वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। गुरुजी, देखिए मेरा दिमाग उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां आप चाहते थे। वो अपने गुरु शुक्रदेव यानी विलियम को याद कर रहा था। 23 साल की उम्र और दिमागी ताकत यानी चेतना के सागर के तीसरे स्तर पर पहुंच जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। नीना उसे इस तरह हंसते देख डर गई थी। ध्रुव ने जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और जुनून था। उसकी दिमागी तरंगों का दबाव इतना ज्यादा था कि नीना को घुटन महसूस होने लगी और वो डरकर कमरे के कोने में दुबक गई। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इस नई ताकत को काबू करने की कोशिश की। उसके दिमागी सागर के ऊपर तीसरा रून का निशान शान से चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और उसका दिमागी पानी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी और शक्तिशाली लग रहा था। जैसे जैसे मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरे विचार और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। चौथे स्तर पर पहुंचते ही मैं अपनी दिमागी शक्ति से चीजों को हिला पाऊंगा। फिर ध्रुव ने वो काम करने की कोशिश की जिसे वो काफी समय से टाल रहा था। उसने अपने शरीर की कच्ची ऊर्जा को अपनी इच्छा शक्ति से बांधा और उसे अपने दाहिने पैर की ओर मोड़ दिया। उसने फर्श पर जोर से पैर पटका। कमरे में एक जोरदार धमाका सा हुआ और पूरा कमरा हिल गया। ध्रुव अपने पैर की उस भयानक ताकत को संभाल नहीं पाया और वो गेंद की तरह हवा में उछलकर सीधे छत से जा टकरा। धड़ाम! मजबूत दीवारों वाले उस कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी जब ध्रुव छत से टकराकर सीधा फर्श पर आ गिरा। क्या तुम ठीक हो? नीना अब भी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसने ध्रुव की अजीब हरकतों को समझने की कोशिश बहुत पहले ही छोड़ दी थी। मेरी इच्छा शक्ति अब मेरी मार्शल आर्ट को वीरों के दर्जे तक ले जाने के काबिल हो गई है। ध्रुव ने नीना की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में हुई इस तरक्की ने उसके लिए कामयाबी के अनगिनत दरवाजे खोल दिए थे। उसे बस अब अपनी दिमागी ताकत की हद को समझना था। ये तो कमाल है, मेरी दिमागी ताकत सिर्फ जादुई तकनीकों तक सीमित नहीं है। अगर मैं इसे हथियार बनाने की कला में लगाऊं तो मेरी बनाई चीजों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। हर ऊंचा लेवल ताकत को बहुत बढ़ा देता है। ये तो साफ था कि अगर ध्रुव अपनी इस बढ़ी हुई दिमागी ताकत के साथ काम करेगा तो उसके बनाए हथियारों की मारक क्षमता जबरदस्त हो जाएगी। उसकी इच्छा शक्ति से भरी ऊर्जा किसी तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट को चौथे दर्जे की ताकत दे सकती थी। तभी उसे महसूस हुआ कि 2 हाथों ने उसके कंधों को कसकर पकड़ रखा है। ध्रुव ने देखा कि गुस्से में भरी नीना उसे गौर से देख रही थी। उसने ध्रुव को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। मुझे नजरअंदाज करना बंद करो, उसने चिढ़ते हुए ध्रुव को दीवार की तरफ धकेल दिया। अगर ये किसी तरह की दिमागी चोट है तो तुम्हें शांत होने की जरूरत है, इससे पहले कि नुकसान बढ़ जाए। उसके शब्दों में सच्चाई थी। ध्रुव उसके चेहरे के भाव देख सकता था कि वो वाकई कितनी फिक्रमंद थी। ये देखकर वो मुस्कुराया और अनजाने में ही उसके गाल को सहलाने लगा। उसकी गोरी त्वचा नीना की सांवली और रेशमी त्वचा के साथ एक गहरा मेल बना रही थी। घबराओ मत, मैं बस तीसरे दर्जे का तांत्रिक यानी जादूगर बन गया हूं और खुशी में थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी बात सुनते ही नीना के होश उड़ गए। तीसरे दर्जे का तांत्रिक? उसने हैरानी से बुदबुदाया। पर तुम्हारी उम्र तो अभी 30 साल भी नहीं है। ध्रुव ने बस अपने कंधे उचका दिए। नीना ने अपनी पकड़ ढीली की और अपना हाथ ध्रुव के हाथ पर रख दिया जो उसके चेहरे को सहला रहा था।
तुम किस तरह के राक्षस हो? फिर वो ध्रुव से सटकर फर्श पर ही बैठ गई और ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम चले जाओगे? नीना ने बहुत धीरे से पूछा। उसका सिर ध्रुव के जबड़े के पास था और ध्रुव उसके शब्दों की थरथराहट अपने गले पर महसूस कर सकता था। अभी नहीं, पर हाँ, मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगा। ध्रुव ने उससे झूठ नहीं बोला। उसने शुरू से ही अपने इरादे साफ रखे थे। तुम्हारी बहुत याद आएगी, नीना ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा। ध्रुव ने अपनी बाहों में मौजूद उस खूबसूरत महिला को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वे 1 साल से ज्यादा समय से साथ थे। भले ही उनका रिश्ता सिर्फ दिमागी बोझ कम करने के लिए शुरू हुआ था, पर अनजाने में वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। तुम मेरे साथ चल सकती हो? ध्रुव ने वे शब्द कहे। हालांकि वो जानता था कि यह मुमकिन नहीं है। वो आज तक अपने दुश्मनों से इसीलिए बच पाया क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था और कहीं भी गायब हो सकता था। किसी और के साथ होने से उसकी रफ्तार कम हो जाती और मुसीबतें बढ़ जातीं। फिर भी नीना ने जो उसे सुकून दिया था, उसे छोड़ने का उसका मन नहीं था। तुम यहीं रुक सकते हो। नीना ने भी बदले में वही प्रस्ताव दिया। वो एक फौजी थी। उसने सालों तक अपने देश की रक्षा की थी और साम्राज्य के खिलाफ डटकर लड़ी थी। उसका देश उसके लिए सब कुछ था। वो इसके लिए जान देने को भी तैयार थी। यही उसका मान सम्मान था। ध्रुव की अपनी मंजिल थी और नीना की अपनी। उनके रास्ते अलग होना तय था। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके घुंघराले बालों को सहलाता रहा। नीना का हाथ भी ध्रुव की छाती पर था। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही वे अलग होंगे, ये सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्रुव, नीना ने शांति तोड़ी और अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। हमारे पास जो भी थोड़ा वक्त बचा है, उसका पूरा मजा लेते हैं। तुम्हारे जाने के बाद ही दुख मनाएंगे। वो मुस्कुरा रही थी। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूम लिया। उस रात उन्होंने फर्श पर ही एक दूसरे के साथ आखिरी सुनहरे पल बिताए। कुछ दिनों बाद ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। वो सीधे शहर की मुख्य इमारत की ओर बढ़ा, जहां एक पहरेदार ने रास्ता रोक रखा था। हिमाक्षी को बुलाओ, मुझे बात करनी है। ध्रुव ने सीधे मुद्दे की बात की। पहरेदार ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। पिछले कुछ महीनों में ध्रुव की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। सभी सिपाही उसे सम्मान की नज़र से देखते थे, क्योंकि उसके हथियारों ने जंग में उनकी बहुत मदद की थी। कुछ ही मिनटों में ध्रुव को मुख्य हॉल में ले जाया गया, जहां हिमाक्षी, लियो, ल्यूक और लोगन बैठे थे। क्या बात है ध्रुव? हम अगली जंग की तैयारी कर रहे थे, हिमाक्षी ने कहा। ध्रुव ने अपने हाथ बांधे और सख्त आवाज में बोला, मैं यहां अपनी आखिरी जंग के बारे में बात करने आया हूं। आखिरी लड़ाई? ध्रुव की बात सुनकर चारों योद्धाओं ने चौकन्ने होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हिमाक्षी ने पूछा। वो ध्रुव के जंग के रिकॉर्ड पर नजर रखे हुए थी और जानती थी कि उसके द्वारा मारे गए दुश्मनों की गिनती अभी आधी भी नहीं हुई है। इसलिए वो ध्रुव के इस दावे से हैरान थी। हिमाक्षी और लोगन को ध्रुव में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन लियो और ल्यूक जैसे अनुभवी योद्धाओं की आंखों में उसे देखते ही हैरानी के भाव आ गए। जब ध्रुव पहली बार यहां आया था, तब उसकी ताकत उनके सामने साफ झलकती थी, लेकिन अब वो एक रहस्यमय धुंध से घिरा हुआ लग रहा था। वे उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। इसका कारण ये था कि ध्रुव ने अपने दिमाग के चारों तरफ अपनी मानसिक ऊर्जा की एक ढाल बना ली थी। तीसरे लेवल पर पहुंचने की वजह से अब वो बड़े योद्धाओं की जांच को भी कुछ हद तक रोकने में कामयाब था। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लियो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उसने सीधे पूछ लिया। जब हिमाक्षी और लोगन ने देखा कि ल्यूक जैसा शांत रहने वाला इंसान भी ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रहा है, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो बड़ा हुआ है। मैं तीसरे दर्जे का तांत्रिक यानी जादूगर बन गया हूं। ध्रुव ने बड़ी बेपरवाही से यह बम फोड़ा। ये सुनते ही चारों के होश उड़ गए। यहां तक कि लियो और ल्यूक भी, जो हमेशा शांत रहते थे, अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। ध्रुव ने उनकी नजरों की परवाह किए बिना कहा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधना केंद्र की वजह से मेरा दिमाग मजबूत हुआ और जिस रफ्तार से मैंने हथियार बनाए हैं, मुझे तो ताज्जुब है कि इसमें इतना वक्त कैसे लग गया। वो उस मेज के पास पहुंचा जहां घाटी का नक्शा फैला हुआ था। नक्शे पर रखे मोहरों को देखकर वो सेना की स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मेरे हिसाब से ये 100 लाल सिपाहियों को मारने से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? ध्रुव की उम्र एक नौजवान जैसी थी, जो किसी भी तरह से तीसरे दर्जे के शक्तिशाली तांत्रिक की छवि से मेल नहीं खाती थी। इसलिए वो अब भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कहो, सबसे पहले हिमाक्षी ने जवाब दिया। उसकी अपनी साधना बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि तीसरे लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। उसने बस ध्रुव को एक महान प्रतिभावान इंसान मान लिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया।
हमारी पहली मुलाकात काफ़ी कड़वी थी। मैं आपके देश में घुसा और मुझे बंदी बना लिया गया। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप लोग बस जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये थी कि ध्रुव ने तब जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखाया था। ऑड्रिया देश का इरादा बुरा नहीं था, वे बस बाहरी दुनिया की जानकारी और एक अच्छा योद्धा चाहते थे। आपकी हालत वाकई दुखद है, फिर भी आपने मुझे लड़ने के बदले इनाम देने का वादा किया। आपने अपने खजाने तक पहुंच दी, जिससे मुझे नए प्रयोग करने का मौका मिला। कुल मिलाकर मेरे साथ यहां काफी अच्छा बर्ताव हुआ है। ध्रुव अब यहां के सैनिकों के साथ हमदर्दी महसूस करने लगा था, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त तक उसने उनके जैसा ही जीवन जिया था। इसलिए सिर्फ 100 सिपाहियों को मारने के बजाय मैंने एक नया समझौता करने का फैसला किया है। इस समझौते में मेरी तरफ से आपको 2 तोहफे मिलेंगे और आपकी तरफ से मुझे 1। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहां से भागने में मदद करें? हिमाक्षी ने उसे बीच में ही रोक दिया। साम्राज्य ने हमारी सीमाओं को घेर रखा है और हमारी मदद के बिना तुम सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकते। ये मुमकिन है, पर तुम बदले में क्या दोगे? ध्रुव का जाल। साम्राज्य के सिपाही हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। उन्होंने ध्रुव के लिए एक रास्ता खोल दिया और अपना पूरा ध्यान उसके आसपास उड़ रही जादुई तलवारों से बचने पर लगा दिया, लेकिन उनके पास ध्रुव के असली हथियारों को रोकने का कोई तरीका नहीं था। दुश्मन ने अपनी गलती जल्द ही सुधारने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव दुश्मन की फौज के बीच घुसा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे पता था कि दुश्मन कैसे रिएक्ट करेगा। उसने सोचा, ये लोग जितना ज्यादा ध्यान मुझ पर देंगे, उतना ही कम ध्यान इनका अपने पैरों पर रहेगा। वो कुछ मीटर तक दौड़ा और जब उसे पक्का हो गया कि वो अपने देश यानी ऑड्रिया के सैनिकों से काफ़ी दूर आ चुका है, तो उसने चुपके से अपनी एक अस्थिरता यानी एक तरह का बम में ऊर्जा डाली और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि चारों तरफ चल रहे हमलों के बीच किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। छोटा ग्रेनेड अब एक्टिव था और दुश्मन के इलाके में पड़ा था। 20 सेकंड में तो मैं कुछ और बम भी प्लांट कर दूंगा। चूंकि ध्रुव ने खुद इन हथियारों को बनाया था, उसे ठीक ठीक पता था कि कितनी ऊर्जा डालने पर धमाके में कितनी देर लगेगी। उसने अपना हमला जारी रखा। ज्यादातर सिपाही ध्रुव के हमलों को झेल पा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ उसके पहले हमले से ही घायल हो गए। उसकी मार्शल आर्ट्स अभी भी चौथे लेवल की थी, जिसके सामने कुछ नीली वर्दी वाले सिपाही टिक नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही उसके दिमाग में चल रही घड़ी में 5 सेकंड पूरे हुए, उसने एक और बम जमीन पर गिरा दिया। इस बार उसने बम में कम ऊर्जा डाली थी ताकि वो पहले वाले बम के साथ ही या सही समय पर फटे। 5 सेकंड और बीते और ध्रुव ने उसी सेटिंग के साथ एक और बम लगा दिया। 10 सेकंड। 5 सेकंड बाद एक और बम। अब साम्राज्य के सिपाहियों के ठीक पैरों के नीचे मैदान पर 4 बम पड़े थे। इस बार वे काफी जल्दी आ गए। ध्रुव ने देखा कि 2 लाल वर्दी वाले खतरनाक सिपाही उसे जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ आ रहे थे। इन दोनों के लिए 4 सेकंड काफी हैं। ध्रुव ने तुरंत हिसाब लगाया और 2 बमों में जरूरी ऊर्जा डालकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो ऑड्रिया की सेना की तरफ मुड़ा और अपने साथियों के पास वापस भागने लगा। उसके आगे मौजूद नीले सिपाहियों ने रास्ता बना दिया, जबकि पीछे से लाल सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ध्रुव का पूरा ध्यान उसके दिमाग में चल रही उल्टी गिनती पर था। 2, 1, 0। धड़ाम। पहला बम लगाने के ठीक 20 सेकंड बाद युद्ध के मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि केंद्र से 3 मीटर के दायरे में खड़ा कोई भी नीली वर्दी वाला सिपाही दूर जा गिरा। ये सिपाही लिक्विड स्टेज में थे, लेकिन धमाके के सामने उनकी ताकत और सुरक्षा किसी काम नहीं आई। धमाके की वजह से सिपाही हवा में उड़ गए, उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे, और जो धमाके के एकदम पास थे वो तो मौके पर ही मारे गए। हर तरफ जले हुए शव और शरीर के टुकड़े बिखर गए। सिर्फ एक बम ने ही कई लोगों की जान ले ली थी। फिर आई उन नुकीली चीज़ों की बारी। अचानक हुए धमाके से सिपाही इतने हैरान थे कि उन्हें धुएं के साथ उड़ती हुई सुइयों और कीलों से बचने का समय ही नहीं मिला। वो नुकीली चीज़ें उनके शरीर में घुस गईं। जो लोग धमाके से बच भी गए थे, वे इस चौथे दर्जे के धारदार हथियार से घायल हो गए। करीब 10 नीले सिपाही जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कांटों से छलनी थे और चेहरों पर हैरानी थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हुई। सिर्फ एक बम ने 15 से ज्यादा रैंक 2 के योद्धाओं को मार गिराया। ध्रुव का पीछा कर रहे लाल सिपाही अचानक हुए धमाके से चौंक गए और उनका ध्यान सामने की तरफ चला गया। लेकिन ध्यान भटकने के उसी पल उनके पैरों के नीचे मौजूद 2 बम फट गए। ध्रुव ने प्लानिंग ही ऐसी की थी कि पहला धमाका होते ही लाल सिपाहियों के रास्ते वाले बम फटे। उसे पता था कि अचानक हुआ धमाका उन्हें एक पल के लिए विचलित कर देगा, और उसकी योजना काम कर गई।
लाल वर्दी वाले सिपाही दौड़ ही रहे थे कि उनके शरीर आग की एक गर्म लहर की चपेट में आ गए। उनके कपड़े और बाल पल भर में जल गए और इस दौरान उनके पैर उड़ गए। वे हवा में उछल गए। तेज जलन ने उन अनगिनत घावों के दर्द को छिपा दिया जो नुकीली कीलों ने उन्हें दिए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वे ये भी नहीं समझ पाए कि उनकी जान क्यों जा रही है। आखिर हाँ, मुस्कुरा रही थी। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूम लिया। उस रात उन्होंने फर्श पर ही एक दूसरे के साथ आखिरी सुनहरे पल बिताए। कुछ दिनों बाद ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। वो सीधे शहर की मुख्य इमारत की ओर बढ़ा, जहां एक पहरेदार ने रास्ता रोक रखा था। हिमाकशी को बुलाओ, मुझे बात करनी है। ध्रुव ने सीधे मुद्दे की बात की। पहरेदार ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। पिछले कुछ महीनों में ध्रुव की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। सभी सिपाही उसे सम्मान की नज़र से देखते थे क्योंकि उसके हथियारों ने जंग में उनकी बहुत मदद की थी। कुछ ही मिनटों में ध्रुव को मुख्य हॉल में ले जाया गया, जहां हिमाकशी, लियो, ल्यूक और लोगन बैठे थे। क्या बात है ध्रुव, हम अगली जंग की तैयारी कर रहे थे, हिमाकशी ने कहा। ध्रुव ने अपने हाथ बांधे और सख्त आवाज में बोला, मैं यहां अपनी आखिरी जंग के बारे में बात करने आया हूं। आखिरी लड़ाई? ध्रुव की बात सुनकर चारों योद्धाओं ने चौकन्ने होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हिमाकशी ने पूछा। वो ध्रुव के जंग के रिकॉर्ड पर नजर रखे हुए थी और जानती थी कि उसके द्वारा मारे गए दुश्मनों की गिनती अभी आधी भी नहीं हुई है, इसलिए वो ध्रुव के इस दावे से हैरान थी। हिमाकशी और लोगन को ध्रुव में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन लियो और ल्यूक जैसे अनुभवी योद्धाओं की आंखों में उसे देखते ही हैरानी के भाव आ गए। जब ध्रुव पहली बार यहां आया था तब उसकी ताकत उनके सामने साफ झलकती थी, लेकिन अब वो एक रहस्यमय धुंध से घिरा हुआ लग रहा था। वे उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। इसका कारण ये था कि ध्रुव ने अपने दिमाग के चारों तरफ अपनी मानसिक ऊर्जा की एक ढाल बना ली थी। तीसरे लेवल पर पहुंचने की वजह से अब वो बड़े योद्धाओं की जांच को भी कुछ हद तक रोकने में कामयाब था। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लियो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उसने सीधे पूछ लिया। जब हिमाकशी और लोगन ने देखा कि ल्यूक जैसा शांत रहने वाला इंसान भी ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रहा है, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो बड़ा हुआ है। मैं तीसरे दर्जे का तांत्रिक यानी जादूगर बन गया हूं। ध्रुव ने बड़ी बेपरवाही से ये बम फोड़ा। ये सुनते ही चारों के होश उड़ गए। यहां तक कि लियो और ल्यूक भी, जो हमेशा शांत रहते थे, अपनी हैरानी नहीं छिपा सके। ध्रुव ने उनकी नज़रों की परवाह किए बिना कहा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधना केंद्र की वजह से मेरा दिमाग मजबूत हुआ और जिस रफ्तार से मैंने हथियार बनाए हैं, मुझे तो ताज्जुब है कि इसमें इतना वक्त कैसे लग गया। वो उस मेज़ के पास पहुंचा जहां घाटी का नक्शा फैला हुआ था। नक्शे पर रखे मोहरों को देखकर वो सेना की स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मेरे हिसाब से ये 100 लाल सिपाहियों को मारने से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? ध्रुव की उम्र एक नौजवान जैसी थी, जो किसी भी तरह से तीसरे दर्जे के शक्तिशाली तांत्रिक की छवि से मेल नहीं खाती थी, इसलिए वो अब भी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कहो, सबसे पहले हिमाकशी ने जवाब दिया। उसकी अपनी साधना बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि तीसरे लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। उसने बस ध्रुव को एक महान प्रतिभावान इंसान मान लिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हमारी पहली मुलाकात काफ़ी कड़वी थी। मैं आपके देश में घुसा और मुझे बंदी बना लिया गया। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप लोग बस जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये थी कि ध्रुव ने तब ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा दिखाया था। ओड्रिया देश का इरादा बुरा नहीं था, वे बस बाहरी दुनिया की जानकारी और एक अच्छा योद्धा चाहते थे। आपकी हालत वाकई दुखद है, फिर भी आपने मुझे लड़ने के बदले इनाम देने का वादा किया। आपने अपने खजाने तक पहुंच दी, जिससे मुझे नए प्रयोग करने का मौका मिला। कुल मिलाकर मेरे साथ यहाँ काफ़ी अच्छा बर्ताव हुआ है। अब वह यहाँ के सैनिकों के साथ हमदर्दी महसूस करने लगा था, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वक्त तक उसने उनके जैसा ही जीवन जिया था। इसलिए सिर्फ 100 सिपाहियों को मारने के बजाय मैंने एक नया समझौता करने का फैसला किया है। इस समझौते में मेरी तरफ से आपको 2 तोहफे मिलेंगे और आपकी तरफ से मुझे 1। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करें? हिमाकशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। साम्राज्य ने हमारी सीमाओं को घेर रखा है और हमारी मदद के बिना तुम सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकते। ये मुमकिन है, पर तुम बदले में क्या दोगे? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला तोहफा ये होगा कि मैं आपके खजाने में मौजूद सारी सामग्री को हथियारों में बदल दूंगा। मैं हजारों अस्थिरता वाले बम और छिपे हुए धमाके बना सकता हूं, जिससे आपके देश को कुछ सालों तक शांति मिल जाएगी। और याद रहे, अब मेरा दिमाग तीसरे लेवल पर है, तो इन हथियारों की ताकत पहले से कहीं ज्यादा होगी।
हिमाकशी को यह सुझाव पसंद आया। उसने लियो की तरफ देखा, जिसने लंबी सांस भरने के बाद अपनी सहमति दे दी। खजाने की जिम्मेदारी उसी की थी, और इतने सारे कीमती सामान को जंग में फूंक देना उसे पहले तो अकर रहा था, पर सालों की जीत के बदले ये सौदा बुरा नहीं था। ठीक है, तो तुम जंग से दूर रहकर हथियार बनाने पर ध्यान देना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि इसमें कितने महीने लगेंगे। अब तुम्हारे दूसरे तोहफे के बारे में बताओ, हिमाकशी ने पूछा। ध्रुव ने घाटी के नक्शे की ओर इशारा किया और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं तुम्हें एक ऐसी जंग दूंगा जिसमें साम्राज्य के तीसरे दर्जे के योद्धाओं को छोड़कर उनका हर एक सिपाही मारा जाएगा। ध्रुव शहर की मुख्य इमारत से निकलकर अपने कमरे में वापस आ गया। समझौता पक्का हो चुका था, अब बस तैयारी की बारी थी। मेरी दिमागी ताकत अब बहुत बढ़ गई है। अब इतनी सारी चीजें बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही अब मेरे पास पहले से ज्यादा खाली समय भी है। उसके दिमाग में तीसरा कैसियर रून पूरी तरह बन चुका था। चूंकि उसके पास चौथा रून नहीं था, इसलिए अब उसकी दोपहरें खाली रहने वाली थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला था। ध्रुव ने फैसला किया कि वो अपने दिमागी सागर में ऊर्जा यानी ब्रेथ की मात्रा बढ़ाकर साधना जारी रखेगा। एक बार मुझे अंधेरे तत्व वाला चौथे लेवल का जादुई जीव मिल जाए तो मेरी ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी। खैर, कम से कम मेरे पास अभी भी खुद को निखारने का रास्ता तो है। ध्रुव अपनी दिमागी तरक्की को रोकना नहीं चाहता था। पुनर्जन्म के बाद से ही उसका बड़ा चेतना का सागर उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा था। इसी शक्ति ने उसे एक राक्षस जैसी ताकत दी थी। वो चाहता था कि वो अपने भीतर के दबाव को और बढ़ाए ताकि उसकी शक्तियां बढ़ती रहें। जहां तक ऑड्रिया देश में बचे हुए समय का सवाल था, उसने अपनी पूरी योजना बना ली थी। उसकी रातें समाधि केंद्र में ही बीतेंगी। उसका दांतियान अभी भी तरल अवस्था में था। दिमागी ताकत और शरीर की ऊर्जा के बीच इतना बड़ा अंतर होना खतरे की घंटी थी, क्योंकि उसके शरीर की ऊर्जा उसके शक्तिशाली जादू यानी तकनीक का बोझ नहीं उठा पाएगी। राक्षसी रूप धारण करने वाली तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। अब जबकि ध्रुव तीसरे दर्जे का तांत्रिक बन गया था, तो उसका राक्षसी रूप भी उतना ही भयानक और ताकतवर होने वाला था। पर उसका शरीर अभी तरल ऊर्जा के सहारे था, जो शायद इतने बड़े जादू के लिए काफी ना पड़े। इसलिए उसने तय किया कि वो आखिरी जंग से पहले अपने शरीर में ऊर्जा का भंडार बढ़ाएगा। जब वो कमरे में लौटा तो नीना ने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया। क्या हुआ वहां? हिमाकशी मान गई, अब मैं आखिरी जंग से पहले सारे सामान को हथियारों में बदलने पर ध्यान दूंगा। मुझे अभी से काम शुरू करना होगा। मैं अपनी इस नई ताकत को परखने के लिए बहुत बेताब हूं। ध्रुव को अपनी नई दिमागी ताकत के साथ कई प्रयोग करने थे। उसे अपनी लड़ने की कला को भी सुधारना था। साथ ही उसे ये भी देखना था कि इस नई शक्ति से हथियार बनाने की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है। मैं तुम्हें जानती हूं, एक बार तुम काम में लग गए तो फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। बस मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालना मत भूलना, नीना ने लाड़ भरे गुस्से से कहा। मुस्कुराया। वो जानता था कि नीना बचे हुए समय को उसके साथ बिताना चाहती है, पर उसकी बड़ी योजना के लिए तैयारी बहुत जरूरी थी। इसलिए हथियार बनाने से पहले उसने नीना को पूरा समय दिया। आखिर वो पिछले 1 साल से उसकी रातों का सहारा जो रही थी। कुछ ही घंटों में सामान आ गया। जैसे ही सामान कमरे में पहुंचा, नीना उसे अकेला छोड़कर चली गई। ध्रुव ने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सामान हाथ में लिया, उसकी इच्छा शक्ति ऊर्जा के साथ मिल गई। पलक झपकते ही एक काली परत बन गई। ध्रुव अब एक साथ 2 काम करने में माहिर हो चुका था। पदार्थों ने ध्रुव के इशारे पर अपना रूप बदलना शुरू किया। देखते ही देखते एक नीला गोला तैयार हुआ और उसके चारों तरफ धूसर रंग के नुकीले कांटे सज गए। 1 घंटे से भी कम समय में एक अस्थिरता बम बनकर तैयार था। ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। इसकी ताकत पहले वाले बमों से कहीं ज्यादा थी। ये एक ऐसा हथियार था जिसमें ठोस अवस्था वाले योद्धा जितनी जान थी। शानदार! इस रफ्तार से तो मैं दिन में 10 से भी ज्यादा बम बना लूंगा। चेतना के तीसरे लेवल के फायदे उसे साफ दिखने लगे थे। फिर उसने छिपा हुआ धमाका यानी सुई बनाना शुरू किया। इसे बनाने में तो और भी कम समय लगा। सुई के उस छोटे से आकार में ऊर्जा की इतनी खतरनाक मात्रा भरी थी कि वो पिछले सभी धमाकों को पीछे छोड़ सकती थी। ध्रुव दंग रह गया। 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 2 हथियार तैयार थे। इसमें तो मेरी उम्मीद से भी कम समय लगेगा। हथियार बनाना और ट्रेनिंग, मुझे लगता है 3 महीनों में मैं अपनी पूरी योजना के साथ तैयार हो जाऊंगा। वो पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट गया। उसे लग रहा था कि वो अपनी इस नई और असीमित ताकत में पूरी तरह डूब गया है। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद ध्रुव एक बार फिर जंग के मैदान में लौटा। इन 4 महीनों में वो अपनी नई ताकतों का पूरी तरह आदी हो चुका था और उसने अपनी सीमाओं को भी अच्छे से जान लिया था। उसे समझ आ गया था कि उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा को झेल सकता है। तीसरा लेवल इंसानी दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम था
और अब ध्रुव एक मामूली इंसान से बदलकर एक बेहद शक्तिशाली प्राणी बनने के बिल्कुल करीब था। इस दौरान हथियार बनाने की उसकी रफ्तार भी बहुत बढ़ गई थी। लियो ने देखा था कि कैसे खजाने में पड़े जादुई जानवरों के शरीर ध्रुव के हाथों लगकर कुछ ही समय में घातक हथियारों में बदल जाते थे। ध्रुव ने इस बीच अपनी लड़ने की कला का भी खूब अभ्यास किया। नीना उसके लिए सबसे अच्छी जोड़ीदार साबित हुई। बिना जादू टोने की लड़ाई में वो ध्रुव से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी वजह से ध्रुव ये जान पाया कि असली जंग में उसकी तकनीकें कितनी असरदार होंगी। उसका दांतयान अब तरल अवस्था की आखिरी सीमा पर था। हथियार तैयार थे और वो अपनी नई युद्ध शैली में माहिर हो चुका था। अब यहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। साम्राज्य ने ओड्रिया की सीमाओं को बहुत बारीकी से घेर रखा था, इसलिए वो चुपचाप नहीं निकल सकता था। उसे एक पुख्ता योजना की जरूरत थी। इसी वजह से 3 महीने गायब रहने के बाद वो नकाबपोश शैतान एक बार फिर घाटी की सरहद पर दिखाई दिया। ध्रुव की गैर मौजूदगी में साम्राज्य की सेना के लिए दिन बहुत मुश्किल भरे रहे थे। ओड्रिया के सैनिकों ने ध्रुव के पुराने हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया और अपनी धाक जमाए रखी। साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिर ओड्रिया साम्राज्य के लिए बस एक ट्रेनिंग का मैदान था। वे यहां अपने सैनिकों को दाव कर लगाने की भी एक हद तय कर चुके थे। पर ध्रुव के बमों और सुइयों ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि उनके सिपाही बड़ी तादाद में मारे जा रहे थे। तभी मैदान में काली टोपी से ढके चेहरे वाली नीली आकृति यानी ध्रुव को देखकर साम्राज्य की सेना में एक डर की लहर दौड़ गई। वे समझ गए थे कि इस बार कुछ बहुत बड़ा और अलग होने वाला है। ल्यूक ने लियो से पूछा, क्योंकि जादुई जानवरों के शरीर का इस्तेमाल और हिसाब किताब लियो ही देखता था, इसलिए आखिरी फैसला उसी का होना था। अगर ये हर बार ऐसा ही रिजल्ट दे सकते हैं तो हाँ, ये बिल्कुल काम के हैं। वैसे भी हमारे पास उनका इससे बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं है। लियो ने अपनी मंजूरी दे दी। ऑड्रिया देश अपने पुराने जादुई हथियार बनाने के तरीके और ज्ञान खो चुका था। वे जादुई जानवरों के शरीर से बस हथियार बनाते थे, लेकिन इसके लिए तीसरे दर्जे के जानवर ही काफ़ी थे। लाल रंग के योद्धाओं को घायल करने वाले हथियार के लिए चौथे दर्जे का सामान इस्तेमाल करना पूरी तरह सही था। दिक्कत बस ये है कि साम्राज्य चुपचाप अपनी सेना को मरते हुए नहीं देखेगा। आखिर हमारे देश का इस्तेमाल वे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह करते हैं और उनके भी सब्र की एक सीमा है कि वे कितने सैनिक मरवा सकते हैं। घाटी में लड़ाई जारी रही। साम्राज्य के लाल योद्धा लगातार पीछे हट रहे थे। सैनिकों की लहर के सामने उनकी एक न चली, फिर भी वे डटे रहे। योद्धाओं के बीच की लड़ाई घंटों चल सकती थी, क्योंकि उनके शरीर में मौजूद ठोस ऊर्जा उन्हें बिना थके लंबे समय तक लड़ने की ताकत देती थी। उन्होंने बस डिफेंस पर ध्यान दिया। उन्हें रात तक किसी तरह लड़ाई को खींचना था। ध्रुव युद्ध के मैदान में बेखौफ दौड़ रहा था। लाल सैनिकों की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ को मजबूरी में अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और जाहिर है, ध्रुव ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देता। जैसे ही उसे एक अकेला लाल सैनिक मिला, उसने अपनी दिमागी हमले वाली तकनीक इस्तेमाल कर दी। उसका दिमाग हर एक हत्या का हिसाब रख रहा था। 8 ये संख्या उन 3 लड़ाइयों में मारे गए कुल लाल सैनिकों की थी। पहले हमले के दौरान 2 लोग मारे गए, इस हमले में बॉम्ब के कारण 2 लोग मारे गए और आमने सामने की लड़ाई शुरू होने के बाद बाकी 4 लोग मारे गए। मुझे ऐसे नतीजे पसंद हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा ना हो। फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगले महीने ये इतना आसान होगा। उसका ध्यान अब अगली लड़ाई पर था। ध्रुव जानता था कि साम्राज्य उसकी चाल को समझ जाएगा और उससे निपटने के लिए खास तैयारी करेगा, और वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अगले महीने तक तो ठीक है, उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि बाकी नीले सैनिकों के पास भी मेरे हथियार होंगे, लेकिन उसके बाद वाले महीने का क्या? जब तक वो अपने दुश्मनों को लगातार चौंकाता नहीं रहेगा, तब तक उसे अपनी आज़ादी के लिए तय किए गए किल काउंट तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। मेरे पास सामान बहुत है और वक्त भी, बस कमी है तो हथियार बनाने की मेरी कुशलता में, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अलग अलग तरह के हथियार बनाने चाहिए। उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया, दुश्मन के लिए एक पहेली बने रहना। किसी एक अजीब हथियार से बचना आसान होता है, बस ये समझना होता है कि वो काम कैसे करता है और उसी हिसाब से प्लान बनाना। लेकिन अगर एक साथ 2 अलग अलग तरह के हथियार हो तो, या 3 हो तो? ध्रुव को अभी सिर्फ 2 जादुई शब्दों यानी र्यून्स का ज्ञान था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, उसे सब कुछ धीमा दिखने लगा। तीसरे लेवल की दिमागी ताकत की वजह से ध्रुव के सोचने की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगने लगा मानो आसपास की दुनिया रुक सी गई है। अब मेरी मार्शल आर्ट दिखाने का वक्त है, ध्रुव ने मन ही मन फैसला किया। शरीर को थोड़ा झुकाया और पूरी ताकत से जमीन पर दबाव डाला। पूरे मैदान में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ध्रुव के पैर के नीचे की जमीन फट गई और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। जहां तक ध्रुव की बात है, उसकी छलांग उसके शरीर की आम रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी।
वो पलक झपकते ही उन सभी जादुई हमलों के ऊपर से निकल गया। धमाका। लाल योद्धाओं के सारे हमले उसी जगह जाकर टकराए जहां ध्रुव एक पल पहले खड़ा था। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही की लहरें हर तरफ फैल गई। वे पक्के योद्धाओं के सबसे शक्तिशाली वार थे, उनकी ताकत मामूली नहीं थी। फिर भी ध्रुव ने अपनी रफ्तार वाली मार्शल आर्ट से उन्हें बड़े आराम से चकमा दे दिया। मेरे पास इस तरह की सिर्फ 30 छलांगें और बची हैं, मुझे इनका सही इस्तेमाल करना होगा। ध्रुव ने अपने पास खड़े एक लाल योद्धा की तरफ देखते हुए सोचा। उसकी इस कला में दिमाग में भरी हुई खास ऊर्जा का इस्तेमाल होता था। ध्रुव ने हथियार बनाने वाली अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को पहले ही दिमागी सागर में जमा कर लिया था, ताकि वो अपनी मार्शल आर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। चूंकि उसके पास दिमाग में जगह कम थी, इसलिए वो सिर्फ 31 बार ही इतनी तेज छलांग लगा सकता था। इससे ज़्यादा करने के लिए उसे अपने दांतियान को और मजबूत करना होगा। ध्रुव की आंखों से एक दिमागी किरण निकली और सीधे एक लाल योद्धा के सिर की ओर बढ़ी। ध्रुव को अपनी आंखों में तेज जलन महसूस हुई। उसकी तरक्की की वजह से इस मानसिक कंपन की ताकत तो बढ़ गई थी, पर इसका बुरा असर उसके अपने शरीर पर भी ज्यादा हो रहा था। धुएं के पीछे उसकी नसें फूलकर काली पड़ गई। तभी उसके दिल के पास जमा तरल ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, और उसकी आंखों की जलन तुरंत कम हो गई। उधर उस बदकिस्मत लाल योद्धा को इस दिमागी हमले की पूरी मार झेलनी पड़ी। उसके दिमाग ने इस हमले को रोकने की कोशिश तो की, पर जैसे ही किरण उसके दिमाग से टकराई, उसकी सारी सुरक्षा टूट गई। योद्धा के दिमाग में गहरा छेद सा हो गया और वो हैरानी से उन चमकती नीली आंखों को घूरता रह गया। कुछ ही पलों में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह तबाह हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। सिर्फ एक बार में एक पक्का योद्धा खत्म। मानसिक कंपन मेरी इस हालत के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिमागी ताकत लगती है और मेरी कीमती ऊर्जा बच जाती है। ध्रुव ने बाकी योद्धाओं की ओर मुड़ते हुए सोचा। बाकी योद्धाओं ने खौफ से उस राक्षस को देखा जिसने सिर्फ एक नज़र से उनके साथी को मार डाला था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर जादुई हमलों की एक और लहर शुरू कर दी। ध्रुव ने एक बार फिर अपनी रफ्तार का जादू दिखाया और पास खड़े 2 लाल योद्धाओं की तरफ लपका। जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ा, हवा में काले धुएं की एक लकीर सी बन गई। वो जहरीला धुआं धीरे धीरे पूरे मैदान में फैलने लगा। ध्रुव के रास्ते में एक भाला और एक हथौड़ा रुकावट बनकर आए। दोनों योद्धाओं के पास जादुई हथियार थे और उनकी ताकत कम नहीं थी, पर ध्रुव नहीं रुका। उसकी 6 जादुई भुजाएं 2 में समा गईं और उसने अपनी काली तलवारों से 2 तिरछे वार किए। मैदान में मौजूद हर शख्स ने देखा कि उस राक्षसी आकृति ने एक ही झटके में उन जादुई हथियारों को बीच से काट दिया और फिर उन दोनों योद्धाओं के सिर भी धड़ से अलग कर दिए। तीसरे लेवल की दिमागी ताकत से चलता हुआ जादुई मंत्र, दूसरे लेवल के शिखर पर मौजूद ताकत से लैस जादुई हथियार और अशुरा का वो दूसरा रूप जो चौथी श्रेणी की मार्शल आर्ट की बिजली जैसी रफ्तार मिलने के बाद और भी भयानक हो गया था। ध्रुव की रणनीति साफ थी, अपनी सबसे खतरनाक ताकतों को एक साथ झोंक देना और दुश्मन को संभलने का मौका भी न देना। लाल वर्दी वाले 2 योद्धा ये देखकर दंग रह गए कि उनके जादुई हथियार ध्रुव के वार को रोक तक नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने काली तलवारें बिजली की तरह घूमीं और एक ही झटके में उनकी गर्दनें काट दीं। उसकी साधना लगातार बढ़ रही थी, उसका दिमाग मजबूत हो रहा था और हथियार बनाने की कला में उसका अनुभव भी बढ़ रहा था। अपने मानसिक क्षेत्र में ऊर्जा को लगातार सोखने और इस्तेमाल करने से उसकी मानसिक ताकत तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपने दिमाग को पहले कभी इतनी अच्छी तरह ट्रेन नहीं किया था। 1 महीना जल्द ही बीत गया। ध्रुव ने लोगन को 50 अस्थिरता बम सौंप दिए और उसे कई बार समझाया कि कितनी ऊर्जा डालने पर धमाके में कितनी देर लगेगी। उसे ठीक से नहीं पता था कि लोगन इनका इस्तेमाल कैसे करेगा, इसीलिए वो ये पक्का करना चाहता था कि कोई लापरवाह सैनिक उसके पास ही बम ना फोड़ दे। इन बमों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ध्रुव को खुद को बचाने के लिए अपना पूरा राक्षसी रूप लेना पड़ता। सच तो ये था कि ध्रुव ने 50 से ज़्यादा बम बना लिए थे। महीने की शुरुआत में वो रोज़ सिर्फ 2 बम बना पाता था, लेकिन महीने के अंत तक वो रोज़ 3 बनाने लगा था। जो एक्स्ट्रा बम बने उसने उन्हें अपने गुप्त खजाने में डाल दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लियो को इसका पता चले या नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए इनकी ज़रूरत थी। लड़ाई का दिन आ गया और वह सुबह सुबह उसी जानी पहचानी घाटी की ओर चल पड़ा। लोगन अपने कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ वहां पहले से मौजूद था। ध्रुव ने उनमें से कुछ चेहरों को पहचान लिया। आखिर वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, इसलिए वो उन्हें याद रखे बिना नहीं रह सका। ये सभी तरल अवस्था में है, उनकी ताकत ध्रुव के बराबर थी,
लेकिन जैसे ही ध्रुव उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसे बड़ी इज्जत से देखा। उन्होंने ध्रुव की लड़ने की ताकत देखी थी। जो कोई भी तरल अवस्था में रहते हुए एक लाल रंग के योद्धा को मार सकता है, उसे जीनियस ही माना जाएगा। फिर जब उन्हें पता चला कि ऐसा जीनियस हथियार भी बना सकता है और उन्हें देने को तैयार है, तो ध्रुव के लिए उनकी दीवानगी और बढ़ गई। क्या यही वो योद्धा हैं जो मेरे हथियार चलाएंगे? लोगन के पास पहुंचते ही ध्रुव ने पूछा। वो अपनी चाल चलने से पहले लोगन की रणनीति समझना चाहता था। हाँ, नीले सैनिकों में इनका ऊर्जा पर सबसे अच्छा कंट्रोल है और वे सभी आग या पृथ्वी तत्व वाले हैं। ये आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। लोगन ने गर्व से जवाब दिया। उसने ध्रुव के बताए अनुसार ही हर एक को चुना था। वे वाकई सबसे बेहतरीन थे जो उसे मिल सकते थे। तो तुम लोग कैसे लड़ोगे? ध्रुव ने सिर हिलाया और असली मुद्दे की बात पूछी। हम तकनीक के हमले के तुरंत बाद इन्हें लॉन्च करेंगे। मेरी सलाह है कि आप इस बार दुश्मन की सेना में जबरदस्ती न घुसे। वैसे भी मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, ध्रुव ने मन में सोचा। वो जानता था कि साम्राज्य की नजरें उस पर हैं। उसने पिछली 3 लड़ाइयों में से 2 में बहुत तबाही मचाई थी। अगर लाल रंग के योद्धाओं ने मुझे घेर लिया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे कुछ समय के लिए छिपकर रहना चाहिए। छिपने का मतलब ये नहीं था कि वो दुश्मनों को मारना बंद कर देगा। इसका मतलब बस ये था कि वो खुद पर इतना ध्यान नहीं खींचेगा। ऑड्रिया देश इस लड़ाई को संभाल सकता है। मैं तो बस किनारे खड़ा होकर मजे लूंगा और फायदा उठाऊंगा।